तो कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर के ग्रैंडफादर अपने ऊपर चढ़े हुए कर्ज को चुकाने के लिए मेरे अभी अभी विदेश से वापस लौटते ही मुझे पैक करके अपने दुश्मन परिवार के साथ शादी करने भेजने का फैसला कर देते हैं। जिस पर जब मुझे इस बात का रियल सच पता चलता है तो मैं सीधे उनके पास पहुंच जाता हूं और जोर से चिल्लाकर कहता हूं, अरे बूढ़े, पहले तो आपने किसी और की होने वाली पत्नी छीन ली और अब जब लोग हिसाब बराबर करने दरवाजे तक आ गए हैं तब आपको मेरी याद आई है और मुझे बलि का बकरा बनाकर आगे भेज रहे हैं। पहले आप क्या कर रहे थे? मैं आपको साफ बता देता हूँ, ये शादी मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। मेरे ऊपर बड़ी बहन है, नीचे बड़ा भाई है, फिर यह कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर ही क्यों डाली जा रही है? क्या आपकी कॉन्शियंस जरा भी गिल्टी फील नहीं करती? जिस पर शेन फैमिली की ओल्ड मास्टर नजरें चुराते हुए धीरे से सफाई देने लगते हैं। तुम्हारा बड़ा भाई तो बहुत पहले ही मेरे सख्त कंट्रोल से परेशान होकर विदेश भाग गया और अपनी जिंदगी जी रहा है, और तुम्हारी बहन लड़की है तो शादी के लिए भेजने लायक अब सिर्फ तुम ही बचे हो। यह सुनकर मैं हैरानी से उन्हें घूरता हूँ और जोर से चिल्लाता हूँ, तो मतलब बाकी कोई नहीं बचा, इसलिए अब मेरी बारी आई है? क्या मैं सच में आपका सगा पोता हूं भी या नहीं? बूढ़े, आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आप इतनी जिद करके मुझे शादी के लिए क्यों भेज रहे हैं? कहीं इसके पीछे कोई छुपा हुआ खेल तो नहीं है? जिस पर मैं पूरी सावधानी के साथ उन्हें घूरता रहता हूँ। इसके बाद शेन ओल्ड मास्टर घबराकर हाथ हिलाने लगते हैं और कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं, अहंतान, तुम मेरे सगे पोते हो, क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हें धोखा देंगे? मैं तुम्हारी शादी किसी भी रैंडम औरत से थोड़ी करवाऊंगा। तुम्हारी शादी पेई फैमिली की बुई लाम से होगी। जिस पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ पैर ही सुन्न हो गए हों। मैं तुरंत चौंक कर कहता हूँ, क्या कहा? किससे शादी? बुई लाम का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे आसमान से बिजली सीधे मेरे ऊपर गिर गई हो। यह नाम सुनकर मैं अंदर से बाहर तक झुलस जाता हूँ। बाहर की दुनिया में बुई लाम बुई ग्रुप की असली मालिक मानी जाती है। लोग कहते हैं कि उसके तरीके बेहद खतरनाक हैं। शहर की आधी ताकत उसके हाथ में है और वह ऐसी यंग लेडी है जिसकी तरफ अनगिनत लोग सिर्फ ऊपर देखकर ही बात करने की हिम्मत करते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में उसकी कोई शानदार इमेज नहीं आती, बल्कि मुझे एक डरावनी महिला की तस्वीर दिखाई देती है जो अंधेरे में खड़ी होकर मुझे घूरते हुए मुस्कुरा रही होती है। जिस पर मैं पागलों की तरह सिर हिलाने लगता हूँ और कहता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। बुई लाम तो पूरे शहर की फीमेल डेविल के नाम से फेमस है। क्या आप मुझे सीधा मौत के मुंह में भेज रहे हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना। यह शादी मैं हरगिज नहीं करूंगा। अगर आपको बीवी लाम इतनी पसंद है तो आप खुद उससे शादी कर लीजिए। यह सुनकर शन ओल्ड मास्टर समझ जाते हैं कि मैं किसी भी हालत में मानने वाला नहीं हूँ। जिस पर वो अपना तुरुप का पत्ता निकालते हैं और कहते हैं, आंथन, पहले मेरी बात सुनो। अगर तुम बुई लाम से शादी कर लेते हो तो मैं तुम्हारा वह काम पूरा करवा दूंगा। जिस पर मैं तुरंत उनका धोखा भूल जाता हूँ और उत्सुकता से पूछता हूँ, कौन सा काम? लेकिन शेन ओल्ड मास्टर सिर्फ रहस्यमयी मुस्कान देते हैं और कुछ भी नहीं बताते। इसके बाद सीन सीधे बीवी फैमिली की तरफ शिफ्ट होता है, जहां लिविंग रूम के सोफे पर एक लंबी और बेहद खूबसूरत महिला बैठी होती है। उसकी आवाज में हल्की दूरी और ठंडापन साफ फील होता है। वह पूछती है, ग्रैंडफादर, आपने मुझे वापस बुलाया है, क्या कोई जरूरी बात है? जिस पर बीओआई ओल्ड मास्टर अपनी पोती को ध्यान से देखते हैं और धीरे से कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक शादी तय कर दी है। यह सुनते ही वह महिला तुरंत उठकर बाहर जाने लगती है। जिस पर हॉल के बीचों बीच ग्रैंडफादर की आवाज गूंजती है, बुईलम, क्या तुम सच में 72 साल की उम्र तक शादी का इंतजार करोगी? लेकिन ब्यूइलम बिना पीछे देखे ठंडी आवाज में जवाब देती है, मेरी शादी का फैसला करने का हक अभी आपको नहीं मिला है। वह मुश्किल से 2 कदम ही आगे बढ़ती है कि पीछे से फिर आवाज आती है, जिस लड़के से तुम्हारी शादी तय हुई है वह शन फैमिली का पोता है। यह सुनते ही ब्यूइलम के कदम अचानक रुक जाते हैं और उसका दिल भी एक पल के लिए जोर से धड़क उठता है। क्या वह वही इंसान हो सकता है? उसकी प्रतिक्रिया देखकर ब्यूई ओल्ड मास्टर हल्का सा मुस्कुराते हैं, फिर आराम से चाय का घूंट लेते हुए कहते हैं, सही समझी, जिस इंसान को तुम इतने सालों से ढूंढ रही हो वह अभी भी जिंदा है। लम, बस तुम शादी कर लो, फिर मैं वह फाइल तुम्हें दे दूंगा। जिस पर बुईलम बिना एक सेकंड गनवाए जवाब देती है, ठीक है। और फिर देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। सिविल अफेयर्स ऑफिस के बाहर मुझे मेरे माता पिता लगभग घसीटकर कार से बाहर निकालते हैं। मैं चिढ़ा हुआ एक तरफ खड़ा रहता हूँ, जिस पर मेरी माँ मेरा चेहरा देखकर इतनी नाराज हो जाती हैं कि सीधे मेरे सिर पर एक थप्पड़ जड़ देती हैं। मार पड़ते ही मैं दर्द से हल्की सी आवाज निकालता हूँ। कुछ देर बाद बुई ओल्ड मास्टर भी वहां पहुंच जाते हैं। कार से उतरते ही वह मुस्कुराते हुए बुई लाम से कहते हैं, लाम, जल्दी आकर अपने होने वाले पति को देखो। हमारा अनको थान कितना हैंडसम है, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। यह सुनकर बुई लाम हल्का सा भौहें सिकोड़ती है। वहीं दूसरी तरफ मैं भी सिर उठाकर पहली बार उसके चेहरे को ध्यान से देखता हूँ। सच कहूं तो बाकी बातें छोड़ भी दी जाएं, बुई लाम वाकई बहुत खूबसूरत दिखती है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कुछ लोग मैंडला फ्लावर की तरह होते हैं, जितने ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं उतने ही ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। जिस पर ब्यूई लाम मुझे देखकर थोड़ी हैरान नजर आती है। वह मन ही मन सोचती है, मुझे तो लगा था कि शादी शेन फैमिली के बड़े बेटे शन तुआनथू से होगी, लेकिन यहाँ तो शन थन निकला। ये सच में उम्मीद से बाहर है। उधर मैं उसके चेहरे पर कोई
कोई खुशी न देखकर अंदर ही अंदर खुश होने लगता हूँ। बहुत बढ़िया, तो ब्यूइलम भी इस शादी से खुश नहीं है। जल्दी मना कर दो, बस एक बार इनकार कर दो, फिर हम दोनों आजाद हो जाएंगे। ये सोचते ही मेरा दिल खुशी से खिलने लगता है और मैं मौका देखकर वहां से भागने की तैयारी करने लगता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उठकर निकलने की कोशिश करता हूँ, मेरे पिता पीछे से मेरी कॉलर पकड़ लेते हैं, जिस पर वह मुझे जोर से वापस कुर्सी पर बिठा देते हैं। और फिर लगभग 10 मिनट बाद दो कट्टर दुश्मन सिविल अफेयर्स ऑफिस के अंदर बैठे हुए हाथों में लाल मैरिज सर्टिफिकेट पकड़े दिखाई देते हैं। चारों तरफ लोग बधाइयां दे रहे होते हैं, कोई हाथ मिला रहा होता है, कोई गले लग रहा होता है, लेकिन पूरे समय सिर्फ बुईलाम ही ऐसी होती है जिसके चेहरे पर गहरी सोच और हल्की नाराजगी बनी रहती है, जिस पर वह मन ही मन सोचती है, यह कैसे हो सकता है? शेनोल्ड मास्टर तो सबसे ज्यादा अहंतान को प्यार करते हैं, फिर उन्होंने उसे मुझसे शादी करने के लिए कैसे भेज दिया? यह तो सच में बहुत बड़ा दांव खेल दिया। उधर मैं जमीन पर बैठा अपना सिर पकड़ लेता हूँ और दुखी होकर सोचता रहता हूँ, रुको जरा, बुईलाम तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसके स्वभाव के हिसाब से तो उसे उसी वक्त मुड़कर चले जाना चाहिए था। फिर आखिर उसने इतनी आसानी से मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए हाँ कैसे कर दी? और फिर मेरी आजाद जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद शाम को जब मैं घर वापस पहुंचता हूं तो सोचता हूं कि अब आराम से बिस्तर पर लेटकर लंबी नींद लूंगा। लेकिन तभी मुझे एक और बुरी खबर सुनने को मिलती है, जिस पर पता चलता है कि मुझे घर भी बदलना पड़ेगा। मैं अभी इस बात को समझ भी नहीं पाता कि अपनी आंखों के सामने मेरा सारा सामान एक के बाद एक गाड़ियों में लाद कर सीधे बुईलाम के इलाके में भेजा जाता है, जिस पर मैं लगातार अपने ग्रैंडफादर से विरोध करता रहता हूँ। रुकिए, जरा रुकिए, क्या आप लोग मेरा सामान वापस नहीं लाने वाले? ऐसा थोड़ी है कि मैं हमेशा के लिए वहीं रहने वाला हूँ। लेकिन ग्रैंडफादर सिर्फ मेरे कंधे पर हाथ थपथपाते हैं और इशारा कर देते हैं कि अब तो मेरी चप्पलें तक वापस नहीं लौटेंगी। करीब 1 घंटे बाद मैं ब्यूइलम की प्राइवेट रेजिडेंस थुंगवेट डाई में पहुंच जाता हूँ, जिस पर मैं थोड़ा असहज होकर उसकी तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, हाय, नमस्ते, मेरा नाम शेनथान है। बुईलम मेरी तरफ देखती है, हल्की सी सांस छोड़ती है और सिर हिलाकर दिखाती है कि उसने मेरी बात सुन ली है। फिर वह अपनी हमेशा वाली ठंडी आवाज में कहती है, हेलो शेनथान, पहले मैं तुम्हें यहाँ के कुछ रूल्स बता देती हूँ। तीसरी मंजिल पर जाना बिल्कुल मना है। उसके अलावा बाकी सभी कमरे तुम अपनी मर्जी से चुन सकते हो। यह सुनते ही मैं तुरंत कमरा देखने निकल पड़ता हूँ, लेकिन कई कमरे घूमने के बाद भी मुझे कोई पसंद नहीं आता, जिस पर मैं दूसरी मंजिल पर खड़ा होकर नीचे मौजूद ब्यूइलम से जोर से शिकायत करने लगता हूँ, अरे बुईलम, तुम्हारी यह जगह तो बहुत बेकार है। यहाँ एक ढंग का गेमिंग रूम तक नहीं है, ऐसे में मैं यहाँ रहूंगा कैसे? ये सुनकर बुईलम गहरी सांस लेती है और दूरी बनाकर कहती है, रहना है तो रहो, नहीं रहना तो अभी चले जाओ। मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन आदमियों से है जो हर चीज में कमी निकालते हैं। इतना कहकर वह मेरी प्रतिक्रिया देखने की भी जरूरत नहीं समझती और सीधे ऊपर चली जाती है, जिस पर मैं तुरंत गुस्से से भर जाता हूँ। फिर जल्दी से घर फोन लगाता हूँ ताकि ग्रैंडफादर से शिकायत कर सकूं। लेकिन जब कॉल लगती है तब पता चलता है कि कोई भी मेरा फोन उठाने को तैयार नहीं है। यह देखकर मैं दांत पीसते हुए मन ही मन कहता हूँ, बहुत बढ़िया, अब मुझे सब समझ आ गया है। ये पूरा का पूरा जाल था, सिर्फ गेमिंग रूम नहीं है, बस इतनी सी बात है ना? ठीक है, मैं यहीं रहूंगा। मुझे नहीं लगता ब्यूइलम मुझे घर से बाहर निकाल पाएगी। जिस पर मैं अपना सारा गुस्सा सूटकेस पर निकालता हूँ और उसे जोर से घसीटते हुए एक ऐसे कमरे में पहुंचता हूँ जहां रोशनी कम से कम ठीक ठाक होती है। फिर मैं वहीं अपना सामान जमा लेता हूँ। उधर ऊपर मौजूद बुईलम सुनती है कि आखिरकार मैं शांत हो गया हूँ, जिस पर वह हल्का सा मुस्कुराती है और वापस अपने बेडरूम में चली जाती है। अगली सुबह पेट में उठती जोरदार भूख मुझे मेरे खूबसूरत सपने से जगा देती है। मैं आंखें मलते हुए चारों तरफ देखता हूँ। पूरा घर बेहद शांत होता है। इतनी खामोशी मुझे अजीब लगती है, जिस पर कुछ देर बाद मुझे याद आता है कि यह मेरा घर नहीं बल्कि बुई फैमिली की फीमेल डेविल का इलाका है। यह सोचते ही मैं फिर से बिस्तर पर गिर जाता हूँ। मैं इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करना चाहता, लेकिन जब भूख से मेरी हालत खराब होने लगती है तब जाकर मैं नीचे उतरता हूँ। मैं मन ही मन सोचता हूँ कि बुईलम ने मेरे लिए खाना जरूर छोड़ा होगा, आखिर उसे खुद भी तो खाना खाना होता है, वह इतनी भी बेरहम नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही मैं नीचे पहुंचता हूँ मेरे चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है। मैं वहीं का वहीं जम जाता हूँ। पूरा किचन इतना साफ होता है जैसे वहां कभी किसी ने खाना बनाया ही न हो। न कोई बर्तन इस्तेमाल हुआ दिखाई देता है, न कहीं खाने की खुशबू होती है, न ही वहां जिंदगी के कोई निशान दिखाई देते हैं, जिस पर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मैं पूरे थू नगुएत दाई में करीब आधे घंटे तक घूमता रहता हूँ, लेकिन एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। यह देखकर मैं पूरी तरह टूट जाता हूँ और सिर उठाकर चिल्लाता हूँ, क्या यहाँ कोई है? कोई तो मेरी मदद करो, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। इसी दौरान बीओए ग्रुप हेडक्वार्टर्स के अंदर बुईलम को एक कॉन्फिडेंशियल फाइल दी जाती है, जिस पर वह फाइल उठाकर अपने असिस्टेंट की तरफ फेंकती है और कहती है, जाकर इन जानकारियों की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करो। असिस्टेंट फाइल की सामग्री देखता है और तुरंत समझ जाता है कि मामला क्या है। वह काम करने जाने ही वाला होता है कि तभी बुई फादर वहां पहुंच जाते हैं। वह सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछते हैं, लैम लैम, कल रात तुम्हारी वेडिंग नाइट थी,
शेनथान के साथ रहना कैसा रहा? यह सुनते ही असिस्टेंट का संतुलन बिगड़ जाता है। सीढ़ी से उतरते समय उसका पैर फिसल जाता है और जोरदार आवाज पूरे ऑफिस में गूंज जाती है, जिस पर सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी सिर उठाकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। वहीं असिस्टेंट पूरी कोशिश करता है कि वह सामान्य दिखाई दे। फिर वह अपने बॉस की तरफ देखता है। बुई लाम अपने हमेशा शांत रहने वाले असिस्टेंट की हालत देखकर आंखें घुमाती है, जिस पर असिस्टेंट जल्दी से खुद को संभालता है और ऐसे निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद बुई लाम अपने पिता की तरफ देखकर पूछती है, आप आखिर जानना क्या चाहते हैं? और फिर देखते ही देखते रात के 8 बज जाते हैं। पूरे दिन का काम खत्म करके ब्यूई लाम घर लौटने के लिए खड़ी होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अब घर में एक और इंसान भी मौजूद है, जिस पर वह वापस कुर्सी पर बैठ जाती है। असल में वह फिलहाल शेनथान का सामना नहीं करना चाहती, इसलिए वह सोचती है कि आज ऑफिस में ही सो जाएगी। तभी उसका पर्सनल असिस्टेंट दरवाजा खटखटाकर अंदर आता है और कहता है, चेयरमैन ओल्ड मास्टर ने फोन किया था, उन्होंने कहा है कि आपको घर वापस जाना चाहिए। यह सुनकर बुई लाम समझ जाती है कि जिस चीज का सामना करना ही है उससे हमेशा भागा नहीं जा सकता। उधर थू न्यूएत दाई में मैं खिड़की के बाहर ढलती शाम को देखता हूँ, जिस पर उत्सुक होकर खिड़की के पास चला जाता हूँ। सच कहूँ तो बुई लाम की पसंद कमाल की है। थू न्यूएत दाई का पूर्व हिस्सा शानदार सूर्योदय दिखाता है और पश्चिमी तरफ से पूरा आसमान रंगीन बादलों से भर जाता है। नजारा वाकई शानदार होता है, लेकिन खूबसूरती देखकर पेट तो नहीं भर सकता। मेरा पेट लगातार गुर्राता रहता है और मैं भूख से बेहाल हो चुका होता हूँ। फिर भी बुई लाम का कोई अता पता नहीं होता, जिस पर मैं परेशान होकर सोचता हूँ, आखिर खाना कब मिलेगा? यह सोचते सोचते मैं सीधे फर्श पर गिर जाता हूँ और तभी दरवाजे पर खड़ी ब्यूई लम मुझे देखती है। मैं जमीन पर फैला हुआ होता हूँ, दोनों हाथ सीने पर रखे हुए, आंखें बंद किए, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई गहरी नींद में सो रहा हो, जिस पर ब्यूई लम के मन में काफी सवाल उठते हैं। लेकिन फिर भी वह शांत चेहरा बनाए मेरे पास चली आती है और पूछती है, तुम आखिर कर क्या रहे हो? यह सुनकर मैं अचानक अपनी आंखें खोल देता हूँ और पूरी गंभीरता के साथ कहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि भूख से मरने के लिए कौन सा पोज सबसे कूल लगेगा। जिस पर जैसे ही हम लिविंग रूम में पहुंचते हैं, मैं उसके पीछे पीछे चलते हुए लगातार शिकायत करना शुरू कर देता हूँ। तुम्हारी इस वीरान जगह पर सर्वेंट नहीं है तो ठीक है, मैंने फूड डिलीवरी मंगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि यहाँ बहुत दूर का एरिया है। अगर मैं भूख से मर गया तो तुम्हें क्या फायदा होगा? आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या तुम विडो बनना चाहती हो? लेकिन अगर ऐसा भी है तो मुझे इस तरह भूखा मारना तो गलत है। यह सुनकर बुई लाम रुक जाती है और मुड़कर मेरे चेहरे की तरफ देखने लगती है। फिर वह कहती है, फ्रिज में इतना सारा खाना रखा है, भूख लगी है तो खुद बनाकर क्यों नहीं खा लेते? जिस पर मैं पूरी ईमानदारी से सिर हिलाता हूँ, मुझे बनाना नहीं आता। ब्यूई लाम फिर कहती है, फोन पर रेसिपी सर्च करना भी नहीं आता क्या? यह सुनते ही मुझे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस पर मैं यह तक भूल जाता हूँ कि सामने वही फीमेल डेविल खड़ी है जिससे पूरा शहर डरता है। मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और सीधे किचन की तरफ खींच ले जाता हूँ। आओ जरा, पहले मुझे ये बताओ कि यह चूल्हा चालू कैसे होता है? यहाँ जितनी भी हाईटेक मशीन्स रखी हैं, उन्हें देखकर ही मेरा सिर घूम रहा है। जिस पर बुई लाम मेरी तरफ एक नजर डालती है, फिर बिना कुछ कहे सीधे फ्रिज खोल देती है। करीब 10 मिनट बाद मेरे सामने गर्मा गर्म नूडल्स का एक बाउल रखा होता है। यह देखकर मैं तुरंत दोनों हाथ जोड़ लेता हूँ और कहता हूँ, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। आज आपने मुझे नूडल्स का एक बाउल देकर नया जीवन दिया है। भविष्य में अगर कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो बस एक शब्द कह देना, मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा, लेकिन आपकी मदद करने नहीं आऊंगा। यह सुनकर बुई लाम मुझे घूरने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि मैं इतना भूखा होने के बाद भी इतनी बकवास कैसे कर सकता हूँ। जिस पर वह ठंडी आवाज में कहती है, चुपचाप खाओ। और सच कहूं तो इस बार मैं वाकई बहुत भूखा होता हूँ। एक पूरा बोल नूडल्स 5 मिनट भी नहीं टिकता। मैं उसे पूरी तरह साफ कर देता हूँ, यहाँ तक कि दोनों हाथों से बाउल उठाकर आखिरी बूंद तक सूप भी पी जाता हूँ। फिर बाउल नीचे रखकर हाथ के पीछे वाले हिस्से से मुंह पहुंचता हूँ। यह देखकर बुई लाम के चेहरे पर साफ साफ नफरत वाला एक्सप्रेशन दिखाई देता है, जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, मुझे एक नैनी चाहिए। नहीं तो फिर मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं कुकिंग सीखने वाला नहीं हूँ, तो फिर भूखे रहो। यह सुनकर मैं गुस्से का नाटक करता हूँ और उसे डराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ब्यूई लाम सिर्फ मेरी तरफ देखती रहती है। मेरी आंखें बड़ी जरूर हो जाती हैं, लेकिन उनमें जरा भी थ्रेट नहीं होता। जिस पर वह पूछती है, पेट भर गया? नहीं। यह सुनकर ब्यूई लाम कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है। असल में वह उठकर मेरे लिए एक और बाउल बनाने का सोच रही होती है, लेकिन जब वह मेरी आंखों में उसे चुनौती देने वाला भाव देखती है तो उसके मुंह से निकले शब्द बदल जाते हैं। नहीं भरा तो भूखे रहो। बस इसके बाद मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। अरे ब्यूई लाम, तुम कैसी सीईओ हो? इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती है तुम्हारी? जिस पर ब्यूई लाम अचानक फैमिली के दबाव को याद करती है। फिर वह मेरी तरफ देखकर कहती है, चलो एक बात करते हैं, इस शादी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? यह सुनकर मेरा गुस्सा थोड़ा शांत पड़ जाता है। कौन सी शादी? हम तो पहले ही मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हैं ना सर, है ना? जिस पर बुई लाम लंबी सांस छोड़ती है और कहती है,
शेन फैमिली और बुई फैमिली दोनों बड़े परिवार हैं, चाहे उनकी क्या भी प्लानिंग हो, लेकिन आखिर में एक ग्रैंड वेडिंग तो जरूर होगी। यह सुनते ही मैं बुरी तरह घबरा जाता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वेडिंग की कोई जरूरत नहीं है, वह सब सिर्फ दिखावा होता है। लोग मजे लेते हैं और मेहनत हमें करनी पड़ती है। मैं मन ही मन सोचने लगता हूँ, मुझे तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा गया था। किसी ने यह नहीं कहा था कि शादी का समारोह भी करना पड़ेगा। अगर पूरे शहर को पता चल गया कि मेरी शादी हो चुकी है, तो बाद में मैं आराम से डिवोर्स लेकर अपनी आजाद जिंदगी कैसे जी पाऊंगा, जिस पर मैं पूरी ताकत से सिर हिलाता हूँ। नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं वेडिंग में हिस्सा नहीं लेने वाला। यह सुनकर बुई लाम सिर हिलाती है। बहुत अच्छा, कम से कम इस बात पर हमारी सोच एक जैसी है। लेकिन फिर वह मन ही मन सोचती है, यह आदमी कुकिंग नहीं कर सकता, इसे हमेशा भूखा भी नहीं छोड़ा जा सकता। इसके बाद एक दिन जब बुई लाम ऑफिस जा रही होती है, तो उसका असिस्टेंट आखिर अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाता, जिस पर वह पूछ बैठता है, चेयरमैन, क्या आपने सच में शादी कर ली है? असल में सुबह जब वह बुईलाम को लेने पहुंचा था, तब उसने देखा था कि वह दरवाजे पर काफी देर तक खड़ी रही थी, बार बार घर के अंदर झांक रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और कार में बैठने के बाद उसने खास तौर पर कहा था कि दोपहर का खाना घर पहुंचा दिया जाए। यह सब देखकर असिस्टेंट के मन में कई सवाल उठ रहे थे, क्या चेयरमैन सच में शादी कर चुकी हैं? लेकिन मुझे तो इसकी जरा भी खबर नहीं लगी। जिस पर बुईलाम अपनी खूबसूरत पलकों को झुकाकर फोन की तरफ देखती रहती है। काफी देर बाद वह धीरे से एक शब्द बोलती है, हाँ। यह सुनते ही असिस्टेंट की आंखें फैल जाती हैं। चेयरमैन, आपने किस फैमिली में शादी की है? शेन फैमिली में? लेकिन शेन फैमिली और बुई फैमिली तो जन्म जन्म के दुश्मन है ना। यह खबर असिस्टेंट के लिए किसी बम से कम नहीं होती। फिर वह हिचकते हुए पूछता है, लेकिन चेयरमैन, क्या शेन फैमिली की बड़ी बेटी को पता है कि उसका छोटा भाई आपसे शादी कर चुका है? जिस पर बुईलाम कोई जवाब नहीं देती। सीन इसके बाद विदेश में मौजूद एक रिसर्च बेस की तरफ शिफ्ट होता है। वहां एक युवा महिला सफेद लैब कोट पहने हुए कांच की दीवार के बाहर खड़ी होती है। उसके पीछे कई रिसर्चर्स प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहे होते हैं। मास्क उसके चेहरे का आधा हिस्सा छिपा देता है, लेकिन उसकी ठंडी और शानदार प्रेजेंस फिर भी साफ महसूस होती है। तभी उसका फोन बज उठता है। शेन वैन फोन निकालकर कॉलर आईडी देखती है और तुरंत समझ जाती है कि कॉल उसके पुराने राइवल की है, जिस पर वह कॉल रिसीव करती है। हेलो, दूसरी तरफ से बुईलाम की आवाज आती है, मैंने शादी कर ली है। यह सुनते ही शेन फैमिली की यंग लेडी मजाकिया अंदाज में कहती है, रुको जरा, अगर तुम शादी कर रही हो तो मेरे ग्रैंडफादर भी जरूर कंपटीशन में उतर जाएंगे, फिर वह मुझे भी किसी से शादी करने के लिए मजबूर कर देंगे। दोनों बूढ़ों की कोल्ड वॉर कोई नई बात नहीं है, हम जैसे ग्रैंड चिल्ड्रन तो बस उनकी लड़ाई में फंस जाते हैं। जिस पर बुईलाम अपनी चेयर पर बैठी रहती है। कुछ सेकंड तक चुप रहने के बाद वह शांत आवाज में कहती है, मैंने तुम्हारे छोटे भाई से शादी की है। यह सुनते ही दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा जाता है। शेनवान पूरी तरह जड़ होकर वहीं रुक जाती है। क्या कहा उसने? यह सुनकर शेन फैमिली की बड़ी बेटी शांग हंसते हुए अपना मास्क उतारती है, बेस से बाहर निकलती है और चलते चलते फोन मिलाती है। जिस पर वह गुस्से में कहती है, बुईलाम, मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ और तुम जाकर मेरे छोटे भाई पर नजर रख रही हो। मेरा भाई तुमसे उम्र में छोटा है, मैं अब भी वापस देश आ रही हूँ, वहीं खड़ी रहना। इसके बाद सीन थू नगुएत दाई पर शिफ्ट होता है, जहां मैं बेड पर बैठा खाली नजरों से सामने देख रहा होता हूँ, जिसे देखकर मैं सोचता हूँ कि कोई भी हाथ पर हाथ रखकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे भी कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। जिस पर मैं पूरी सुबह थू नगुएत दाई में इधर उधर भटकता रहता हूँ और आखिरकार मुझे मेन गेट मिल ही जाता है। जैसे ही मैं बाहर कदम रखता हूँ, तभी एक कार मेरे पास से गुजरती है, जिस पर ड्राइवर शीशा नीचे करके पूछता है, हेलो सर, क्या ये बुई प्रेसिडेंट की हवेली है? जिसके जवाब में मैं सिर हिलाकर हाँ कह देता हूँ। इसके बाद मैं फिर 1 घंटे से ज्यादा पैदल चलता हूँ और आखिर एक रोड साइड रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता हूँ, जिस पर मैं सीधे अंदर घुसकर खाने की तलाश करने लगता हूँ। उधर थू नगुएत दाई के लिविंग रूम में खाने की पूरी टेबल सज चुकी होती है, लेकिन कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि बीओआई प्रेसिडेंट ने सिर्फ खाना पहुंचाने का आदेश दिया था। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि उन्हें नीचे बुलाकर खाना खाने को कह सके। जिस पर सारे नौकर चाकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और पूरी टेबल भर स्वादिष्ट खाना मेरे लिए छोड़ देते हैं, जिसे देखकर मैं जमकर खाना खाता हूं और पेट भर लेता हूं। इसके बाद मैं एक लंबी सी डकार लेता हूं, एक टैक्सी रोकता हूं और सीधे घर की तरफ निकल जाता हूं। घर पहुंचते ही मैं जोर से चिल्लाता हूं, दादाजी बाहर आइए, आज हम दोनों के बीच रिश्ता खत्म हो जाएगा। उधर शेन ओल्ड मास्टर आराम से चाय पी रहे होते हैं। तभी मेरी जोरदार आवाज सुनकर उनका पूरा शरीर कांप जाता है, जिस पर वह दादी की तरफ देखते हैं और दोनों तुरंत हाथ पकड़कर छिप जाते हैं। मैं गुस्से में चिल्लाता हूँ, सब लोग कहाँ हैं? क्या सब हवा हो गए? बाहर आओ। इसके बाद मैं सीधे लिविंग रूम में घुस जाता हूँ, लेकिन पूरा घर खाली नजर आता है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई बाहर नहीं आता, जिस पर मैं कहता हूँ, ठीक है, यह सब आप लोगों ने खुद चुना है। यह कहकर मैं दोनों हाथों से दादाजी का सबसे पसंदीदा पोर्सिलेन का फूलदान उठा लेता हूँ और उसे नीचे फेंकने ही वाला होता हूँ, जिसे देखकर दादाजी घबराकर बाहर निकल आते हैं। रुको मेरे प्यारे पोते, मैं आ गया हूँ। धीरे धीरे उसे नीचे रखो, पहले फूलदान वापस शेल्फ पर रख दो, जो कहना है आराम से कहो। उनकी नजर पूरे समय अपने फूलदान पर ही टिकी रहती है, जिस पर वह पूछते हैं, पोते तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं फूलदान को बगल में दबाकर कहता हूँ, अगर मैं वापस नहीं आता तो शायद वहां भूख से मर जाता। यह सुनकर दादाजी भी कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। इसके बाद मेरे दिमाग में बुई परिवार का वह आदमी आता है।
उसे तो कम से कम खाना मिल जाता होगा। उसका भोला भाला स्वभाव उसके बड़े भाई से बिल्कुल अलग है। उसका बड़ा भाई शेन जुनशु शांत और स्थिर स्वभाव वाला इंसान है। वह किसी ठंडी धार वाले चाकू की तरह लगता है, कम बोलता है और हमेशा ठंडा रहता है। मुझे लगा था कि दोनों सगे भाई हैं तो कुछ न कुछ समानता जरूर होगी, लेकिन हकीकत में दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट निकले। मुझे लगा था कि शादी करके परिवार की समस्या खत्म हो जाएगी और जिंदगी आराम से कटेगी, लेकिन वह इतना बचकाना निकला कि कई बार मेरा मन करता है उसका मुंह टेप से बंद कर दूं। उधर ब्यूई लम के चेहरे पर परेशानी देखकर उसका असिस्टेंट पूछता है, चेयरमैन, क्या आप नए प्रोजेक्ट को लेकर चिंतित हैं? जिस पर ब्यूई लम धीरे से अपना हाथ नीचे करती है और कहती है, पैसा पहले ही लगाया जा चुका है। टेंडर का समय आए तो टेंडर करो, जांच करनी हो तो जांच करो। 6 महीने बाद मैं रिजल्ट देखना चाहती हूँ। जी मैडम। इसके बाद दोपहर का काम खत्म होने पर ब्यूई लम जल्दी घर लौट आती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, उसे टेबल पर रखा ठंडा खाना दिखाई देता है, जिस पर साफ नजर आता है कि किसी ने उसे छुआ तक नहीं है। यह देखकर वह भौहें सिकोड़ लेती है और पहली बार मेरा पूरा नाम लेकर पुकारती है, शिनचैन, तुम कहाँ हो? अभी भी सो रहे हो क्या? लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आता, जिस पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगती है। कहीं वह सच में भूख से तो नहीं मर गया? यह सोचकर ब्यूई लम जल्दी से ऊपर भागती है और मेरे बेडरूम का दरवाजा खोल देती है, लेकिन अंदर सिर्फ बिखरा हुआ कमरा दिखाई देता है। मेरी आवाज कहीं सुनाई नहीं देती। उधर मैं नहाकर बाहर निकलता हूँ, तभी मेरा फोन बज उठता है। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिखाई देता है। मैं फोन उठाकर कहता हूँ, हेलो, कौन? जिस पर दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज सुनाई देती है, तुम अभी कहाँ हो? मैं शक भरी नजरों से स्क्रीन को देखता हूँ और पूछता हूँ, तुम बुईलाम हो? रात के 8 बजे बुईलाम मेरे माता पिता के घर पहुंच जाती है। उस समय मैं नाइट सूट पहने बैठा होता हूँ। मेरे बाल भी अभी तक पूरी तरह सूखे नहीं होते। जैसे ही मैं उसे देखता हूँ, नाराज होकर कहता हूँ, तुम यहाँ क्या करने आई हो? हालांकि थू नगुए दाई में मैं उसके सामने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अपने घर में आते ही मेरा आत्मविश्वास वापस आ जाता है। जिस पर मेरी माँ मेरा हाथ पकड़कर कहती हैं, ए चैन, तुम लमलम से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? वह तुम्हें लेने ही तो आई है। मैं होंठ सिकोड़कर कहता हूँ, मुझे लेने, ताकि फिर से मुझे भूखा छोड़ दे। यह सुनकर बुईलम शर्म से सिर झुका लेती है। उसके गाल हल्के लाल हो जाते हैं, जिस पर वह धीरे से कहती है, माफ कीजिए, कल सच में मेरी गलती थी, मुझसे चूक हो गई थी। इसके बाद शेन ओल्ड मास्टर भी समझाने लगते हैं। पति पत्नी शुरुआत में अजनबी ही होते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे को समझते हैं और फिर रिश्ता मजबूत होता है। जब मैंने तुम्हारी दादी से शादी की थी, तब भी हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। शादी को समय देकर संभालना पड़ता है। जिस पर मैं तुरंत उनकी बात काट देता हूँ, दादाजी रहने दीजिए। जब आपने दादी से शादी की थी तब मामला अलग था। आपने तो उन्हें 3 साल तक डेट किया था। अब यहाँ खड़े होकर गलत उदाहरण मत दीजिए। यह सुनकर पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है। मैं आगे कहता हूँ, और आप दोनों ने तो अपने सबसे प्यारे पोते को सीधे किसी और के घर भेज दिया। जिस पर ब्यूईलाम चुपचाप मेरी तरफ देखने लगती है। उधर माँ मुझे एक जोरदार चिकोटी काटती हैं, तब जाकर मैं अपना मुंह बंद करता हूँ। इसके बाद ब्यूईलाम नीचे बैठकर दादाजी और माँ से बातें करती रहती है, जबकि मुझे पिता ऊपर ले जाकर लंबा लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। असल में मैं नीचे वापस जाना चाहता था, लेकिन शेन ओल्ड मास्टर फिर मेरे पास आ जाते हैं। वह मेरा हाथ पकड़कर धीरे धीरे कुछ फुसफुसाते रहते हैं और करीब आधा घंटा मुझे रोके रखते हैं। जिस पर वह कहते हैं, मैंने वादा किया था ना, 3 साल बाद तुम्हारा तलाक हो जाएगा। अगर उस समय मैंने तुम्हें तलाक लेने से रोका तो तुम्हारी दादी के सामने मेरा सीक्रेट फंड उजागर कर देना। मैं शक भरी नजरों से उन्हें देखता हूँ, लेकिन दादाजी, आपको आखिर गुस्सा किस बात का है? अगर किसी को गुस्सा होना चाहिए तो बीओआई ओल्ड मास्टर को होना चाहिए। जिस पर दादाजी रहस्यमयी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखते रहते हैं। शेन ओल्ड मास्टर मेरी आंखों में आंखें डालकर पूरी गंभीरता से कहते हैं, बस तू मेरे लिए यह गुस्सा निकाल दे। अगर ऐसा कर दिया तो मैं तुझे 2 साल में ही तलाक दिलवा दूंगा। जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, डील पक्की। इसके बाद आधी रात को पूरा परिवार मुझे ऐसे घूरता है जैसे मैं कोई कैदी हूँ। फिर सब मिलकर मुझे बुईलाम की कार में बैठा देते हैं। रास्ते में एक कन्वीनियंस स्टोर दिखाई देता है, जिसे देखकर मेरा मन स्नैक्स और इंस्टेंट नूडल्स खरीदने का करने लगता है। जिस पर मैं कहता हूँ, ब्यूईलाम, मैंने आज रात अभी तक कुछ नहीं खाया है। सोच रहा था घर जाकर आराम से लेट नाइट खाना खाऊंगा, लेकिन तुम तो मुझे सीधे उठा लाई। लेकिन ब्यूईलाम ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसने कुछ सुना ही न हो और सीधे थ्रू न्यू डे पहुंच जाती है। जिस पर मैं भी उससे बहस करने का मन छोड़ देता हूँ। घर पहुंचकर मैं सीधे अंदर चला जाता हूँ। जैसे ही दरवाजा खोलता हूँ, लिविंग रूम में खाने से भरी पूरी टेबल दिखाई देती है। यह देखकर मुझे एहसास होता है कि शायद मैंने दिन में ब्यूईलाम को गलत समझ लिया था। वह मुझे भूखा मारना नहीं चाहती थी। जिस पर मैं चोरी चोरी उसकी तरफ देखता हूँ और जल्दी से कहता हूँ, सॉरी बुईलाम, मुझे नहीं लगा था कि मामला ऐसा होगा। मेरी अचानक माफी सुनकर उसके बोलने का अंदाज भी पहले से काफी नरम हो जाता है। जिस पर वह कहती है, इधर आओ, मैं तुम्हें गैस जलाना सिखाती हूँ। मैं तुरंत सिर हिलाकर मना कर देता हूँ। एक सज्जन आदमी हमेशा किचन से दूर रहता है। लड़कों का किचन में जाना अच्छी बात नहीं मानी जाती। तुम्हें पता नहीं है क्या? यह सुनकर ब्यूईलम मन ही मन परेशान हो जाती है। आखिर यह आदमी बिना पूछे उसकी दुनिया में घुस आया था, लेकिन फिलहाल वह उसे बाहर भी नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि अभी घर के बुजुर्गों से खुलकर टकराने का समय
समय नहीं आया था। जिस पर वह गहरी सांस लेकर कहती है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें जिंदगी भर किचन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, लेकिन खुद बनाऊंगी नहीं तो नहीं बनाऊंगी। मैं फिर भी जिद में सिर हिलाता रहता हूँ। मन ही मन में सोच रहा होता हूँ, ब्यूई लाम, अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। इसके बाद मैं आराम से डाइनिंग रूम में जाकर बैठ जाता हूँ। टेबल पर रखा दोपहर का खाना देखकर मैं तुरंत खाने में लग जाता हूँ और बड़े मजे से चबाने लगता हूँ। खाते खाते मैं फिर बोलना शुरू कर देता हूँ, ब्यूई लाम, ये मत समझना कि मुझे नहीं पता तुम मेरे बड़े भाई को पसंद करती हो। जिस पर मैं गर्व से सीना फुलाकर कहता हूँ, मैं उसके सबसे प्यारे छोटे भाई हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो पहले मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। अगर तुमने मुझे भूखा रखा तो मैं जाकर उससे कह दूंगा कि तुम मुझे परेशान करती हो। अचानक टन की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज जमीन पर गिर गई हो, जिस पर मैं तुरंत चुप हो जाता हूँ। उधर ब्यूई लाम मन ही मन सोचती है कि उसने दुंग वेट दाई सिर्फ इसलिए खरीदा था ताकि उसे थोड़ा सुकून मिल सके, लेकिन अब यहाँ इतना शोर हो रहा था कि उसका सिर दर्द करने लगा था। वह बस यही चाहती थी कि शिन जुनशु जल्दी आए और अपने छोटे भाई को यहाँ से ले जाए। ये देखकर कि मैं आखिरकार शांत हो गया हूँ, ब्यूई लाम फिर से खाना बनाने में लग जाती है। मैं उसकी खूबसूरत और सलीकेदार पीठ को देखता हूँ। एक बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट होकर भी वह खुद मेरे लिए खाना बना रही थी, जिस पर मेरे मन में आता है कि कम से कम उसकी तारीफ तो करनी चाहिए। और फिर मेरे अंदर का लाउड स्पीकर दोबारा चालू हो जाता है। कहावत बिल्कुल सही कहती है, जो लड़की खाना बनाना जानती है उसके सामने सारी राइवल्स भाग जाती हैं। लमलम, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगर भविष्य में तुम मेरी भाभी बनी तो आज रात के इस खाने का एहसान मैं जरूर चुकाऊंगा। मैं पूरी मदद करूंगा। यह सुनते ही ब्यूई लाम के हाथ रुक जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलता चला जाता हूँ। जिस पर ब्यूई लाम मुड़कर मुझे ऐसे घूरती है जैसे अभी जिंदा निकल जाएगी। किसने कहा कि मैं तुम्हारे भाई से शादी करना चाहती हूँ? यह सुनते ही मैं जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को एक शब्द भी नहीं बताऊंगा, मैं कसम खाता हूँ। जिस पर ब्यूई लाम बेबस होकर फिर से खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद जब खाना तैयार होकर टेबल पर आ जाता है तो वह मुझे बड़े बड़े निवाले खाते हुए देखती है। मैं इतना भूखा था कि गर्म खाने की परवाह भी नहीं कर रहा था। तभी उसे समझ आता है कि मैं सच में भूख से मरने की हालत में पहुंच चुका था। जिस पर मैं खाते खाते उत्साह से बोल उठता हूँ, कमाल है ब्यूई लाम, क्या तुम पिछले जन्म में फूड गॉड थी? ये खाना तो आंसू निकाल देने वाला है। यह सुनकर ब्यूई लाम के लाल होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। फिर वह कहती है, खाना खत्म करके जल्दी सो जाना, कल मेरे साथ ब्यूई फैमिली चलना है। जिस पर मैं नूडल्स का बड़ा कौर मुंह में डालकर उसकी तरफ देखता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिमाग में अनगिनत खतरनाक प्लान बनने शुरू हो जाते हैं। अगले दिन मैं ब्यूई लाम के पीछे पीछे ब्यूई फैमिली के वेस्ट या एस्टेट पहुंच जाता हूँ। ये पहली बार था जब मुझे ब्यूई फैमिली के घर आने का मौका मिला था। मुझे दादाजी की सुनाई हुई सारी डरावनी कहानियां याद आने लगती हैं। उनकी हर कहानी का बैकग्राउंड लगभग इसी एस्टेट में हुआ करता था। क्योंकि दोनों परिवार एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, इसलिए किसी को बदनाम करने का कोई मौका कभी नहीं छोड़ते थे। हर बार जब दादाजी कहानी सुनाना शुरू करते, उससे पहले कि कहानी खत्म होती, दादी उन्हें डांट देती थी, क्या तुम बच्चे को सच में डराना चाहते हो? जल्दी इसे सुलाओ। जिस पर दादाजी तुरंत चुप हो जाते थे। लेकिन उन कहानियों ने मेरे दिल में गहरा डर जरूर छोड़ दिया था। जैसे ही मैं ब्यूई फैमिली के घर के अंदर कदम रखता हूँ, एक ठंडी हवा मेरे शरीर से टकराती है। जिस पर मैं मन ही मन बुदबुदाता हूँ, लगता है दादाजी ने झूठ नहीं बोला था, यहाँ तो सच में हड्डियां जम जाएं। उधर ब्यूई लाम मुझे फिर से अपनी सोच में खोया हुआ देखकर हल्की मुस्कान देती है, लेकिन अगले ही पल जानबूझकर सख्त आवाज में कहती है, क्या कर रहे हो, जल्दी अंदर आओ। जिस पर मैं तुरंत ओह कहता हूँ और भागते हुए उसके पीछे चल पड़ता हूँ। जैसे ही हम लिविंग रूम में पहुंचते हैं, ब्यूई ओल्ड मास्टर सबसे ज्यादा खुश नजर आते हैं। वह उत्साह से हाथ हिलाते हुए कहते हैं, आचन आ गया, जल्दी इधर आओ, मेरे पास बैठो। यह देखकर मुझे महसूस होता है कि मैं आखिरकार दुश्मन के मुख्यालय में घुस चुका हूँ। ब्यूई ओल्ड मास्टर से मेरी पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी थी। जब भी वह मेरे दादाजी से झगड़ते थे, दोनों बूढ़े बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते दिखाई देते थे। उनके पास एक खूबसूरत और शालीन महिला बैठी होती है, जिसे देखकर मैं अंदाजा लगा लेता हूँ कि वह ब्यूई लम की माँ होंगी। इसके बाद ब्यूई ओल्ड मास्टर मुस्कुराकर पूछते हैं, आचिन, इन 2 दिनों में ब्यूई लम के साथ रहकर कैसा लग रहा है? जिस पर मैं अचानक होश में आता हूँ और जवाब देता हूँ, बस मैं ठीक ठाक ही है। 3 दिन में 9 बार खाना मिले या न मिले, कुछ ऐसा ही हाल है। यह सुनते ही ब्यूई लाम मुझे ऐसी नजरों से घूरती है कि जैसे अभी जला देगी, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटता और भौहें उठाकर उसे चिढ़ाने लगता हूँ। यह देखकर पूरे परिवार की नजरें हमारी तरफ घूम जाती हैं। जिस पर ब्यूई लम तुरंत सफाई देती है, काम बहुत ज्यादा था इसलिए मैं इनका ठीक से ध्यान नहीं रख पाई। तभी बीबी मैडम भी बात आगे बढ़ाती हैं। जिस पर ब्यूई मैडम मुस्कुराते हुए कहती हैं, तो फिर ब्यूई लम और अहचन यहीं आकर रहने लगो। यह सुनते ही मैं विजयी मुस्कान के साथ ब्यूई लम की तरफ देखता हूँ। मन ही मन में सोच रहा होता हूँ, अब मजा आएगा
मुझे नौकर रखने से मना करने का यही नतीजा है। इस बार मैंने तुम्हें फंसा ही दिया, अब तुम्हें हमेशा मायके में रहना पड़ेगा। लेकिन बुइलम मेरे भोले चेहरे को देखकर बिल्कुल शांत रहती है, जिस पर वह आराम से जवाब देती है, ठीक है, फिर आप लोग हमारे लिए एक कमरा तैयार करवा दीजिए, आज रात हम यहीं रुकेंगे। यह सुनते ही मैं पूरे 5 सेकंड के लिए पत्थर बन जाता हूँ। मैं तो चाहता था कि उसे यहाँ रुकने में असहज महसूस हो, लेकिन उल्टा तीर मेरे ही ऊपर आकर लग गया, जिस पर मुझे एहसास होता है कि मैंने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। रात काफी हो चुकी होती है। बेडरूम में ब्यूई लम सोफे पर बैठी होती है और मैं बेड के कोने पर बैठा उसे देख रहा होता हूँ। उधर ब्यूई लम भी मन ही मन पछता रही होती है। आखिर मैंने शाम को यहाँ रुकने के लिए हाँ क्यों कर दी? अब पछताने से भी क्या फायदा? कुछ देर तक कमरे में अजीब सी खामोशी छाई रहती है, जिस पर मैं अचानक पूछ बैठता हूँ, आधी रात फोन में क्या देख रही हो? क्या पूरी रात वहीं बैठी रहने का इरादा है? ब्यूई लम हल्के से सिर उठाकर मुझे घूरती है, जिस पर मैं तुरंत नजरें फेर लेता हूँ। न जाने क्यों उस महिला की आंखों से मेरी हमेशा हवा निकल जाती थी। तभी वह शांत आवाज में कहती है, कम से कम यहाँ रहने से तुम्हें भूखे मरने की नौबत तो नहीं आएगी। यह सुनकर मैं तुरंत चुप हो जाता हूँ, क्योंकि इस बार गलती मेरी भी थी। कुछ मिनट और गुजरते हैं, फिर अचानक मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है, जिस पर मैं उत्साहित होकर कहता हूँ, ए बुइलम, चलो भाग चलते हैं। मुझे दीवार फांदना आता है, अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा। आज रात हम दोनों चुपके से यहाँ से निकल जाते हैं और सुबह होने से पहले वापस आ जाएंगे, कैसा रहेगा? यह कहते हुए मैं जोर से अपनी जांघ पर हाथ मारता हूँ। मुझे अपना प्लान इतना महान लगता है कि मैं खुद ही अपनी तारीफ करने लगता हूँ। मेरे हिसाब से बाहर निकलने के बाद हम दोनों अपनी अपनी राह पकड़ लेंगे और सुबह गेट पर मिल जाएंगे। लेकिन ब्यूई मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से आया हूँ। हालांकि वह खुद को बार बार समझाती रहती है, यह मेरे सबसे अच्छे दोस्त का छोटा भाई है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। नॉक नॉक। बाहर से बटलर की आवाज आती है। यंग मिस, ओल्ड मास्टर आपको बुला रहे हैं। यह सुनकर ब्यूई लाम मेरी तरफ देखती है और पूछती है, चलना चाहते हो? मैं स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हो जाता हूँ। सच में जा सकता हूँ? लेकिन अगले ही पल ब्यूई लाम ठंडी हंसी हंसती है। नहीं। मेरा चेहरा तुरंत उतर जाता है, जिसे देखकर ब्यूई लाम काफी खुश नजर आती है और कमरे से बाहर चली जाती है। उधर बटलर उसके होंठों पर मुस्कान देखकर मन ही मन सोचता है, लगता है यंग मिस और यंग मास्टर के बीच काफी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। इसके बाद ब्यूई लाम सीधे ब्यूई ओल्ड मास्टर के स्टडी रूम में पहुंचती है। अंदर पहुंचते ही उसके चेहरे की सारी मुस्कान गायब हो जाती है और वह फिर से अपनी ठंडी सी ईओ वाली पर्सनैलिटी में लौट आती है, जिस पर वह पूछती है, आपने मुझे बुलाया था? ब्यूई ओल्ड मास्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, तुमने जानबूझकर अर्चन को भूखा रखा था, है ना? उन्हें लगता है कि उनकी पोती इस शादी से खुश नहीं है और इसी वजह से मुझे परेशान कर रही है। जिस पर ब्यूई लम बिना किसी झिझक के जवाब देती है, बिल्कुल, अगर आपने मुझे मजबूर करके उससे शादी करवाई है तो आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि मैं उसे तंग करूंगी। थू न्यूएट दाई में मैं उसके लिए कोई नौकर नहीं रखूंगी। अगर वह भूखा रहेगा तो आखिरकार आप लोग ही हार मानकर उसे वापस ले जाएंगे। यह सुनकर ब्यूई ओल्ड मास्टर का चेहरा और गंभीर हो जाता है। चेन तुम्हारा पति है। लेकिन ब्यूई की लम को बिल्कुल डर नहीं लगता। वह सीधा उनकी आंखों में देखकर कहती है, वो शादी के लिए मुझे मजबूर किया गया था। यह कहकर वह मुड़ने लगती है। तभी पीछे से आवाज आती है, रुको, जिस पर ब्यूई ओल्ड मास्टर उसे दोबारा बैठने के लिए कहते हैं। पूरी बातचीत मुश्किल से 10 मिनट चलती है, लेकिन उन 10 मिनटों में ब्यूई लाम अपनी मनचाही चीज हासिल कर लेती है। उसे दादाजी से एक वादा भी मिल जाता है, 2 साल। अगर 2 साल बाद भी तुम और आचन एक दूसरे के करीब नहीं आ पाए तो तुम दोनों तलाक ले सकते हो। लेकिन इन 2 सालों के दौरान तुम्हें घर में रहना होगा, रात बाहर नहीं बितानी होगी और किसी दूसरे आदमी के साथ कोई संदिग्ध रिश्ता भी नहीं रखना होगा। मैं नहीं चाहता कि दोनों परिवारों की बदनामी हो। यह सुनकर ब्यूई लम पीछे मुड़ती है। उसके होंठों पर हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान आ जाती है, जिस पर वह कहती है, तो फिर बाकी आधे डॉक्यूमेंट्स भी जल्दी मुझे दे दीजिए। इसके बाद वह वापस अपने कमरे की तरफ लौट आती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही वह रुक जाती है। कमरा पूरी तरह खाली होता है, जिस पर वह भौहें सिकोड़ लेती है। शेंजन कहाँ गया? कहीं वह सच में दीवार फांदकर भाग तो नहीं गया? करीब आधे घंटे बाद दरवाजा दोबारा खुलता है। मैं धूल मिट्टी से लथपथ और मुंह लटकाए अंदर घुसता हूँ, जिसे देखकर ब्यूई लाम को बिल्कुल हैरानी नहीं होती। वह पहले से ही सोफे पर बैठ फाइल पढ़ रही होती है, जिस पर वह बिना सिर उठाए पूछती है, दीवार फांदने का मिशन फेल हो गया? मैं बेड के किनारे धम्म से बैठ जाता हूँ और दुखी चेहरे के साथ उसकी तरफ देखता हूँ। तुम लोगों ने घर में कोई खजाना छिपा रखा है क्या? 24 घंटे गार्ड गश्त कर रहे हैं, और गश्त करना ही काफी नहीं था क्या? दीवारों पर इलेक्ट्रिक फेंस लगाने की क्या जरूरत थी? आखिर यह चोरों को रोकने के लिए है या मुझे रोकने के लिए? यह सुनकर ब्यूई लम बिल्कुल शांति से जवाब देती है, दोनों के लिए। इसके बाद वह खड़ी होती है और मेरे कपड़ों पर लगी धूल को देखती है, जिससे साफ पता चल रहा था कि मैं सच में भागने की पूरी कोशिश करके आया हूँ। जिस पर वह कहती है, अब आराम करो, मैं स्टडी रूम जा रही हूँ। उधर स्टडी रूम में पहुंचकर ब्यूई लाम एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट खोलती है। जैसे जैसे वह उसे पढ़ती है, उसकी भौहें सिकुड़ती जाती हैं। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा होता है, शेनजुनशु आखिर गया कहाँ? क्या वह अभी भी जिंदा है या फिर मर चुका है?
अगली सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो मैं बगल वाले हिस्से की तरफ देखता हूँ। वहां किसी के सोने का कोई निशान नहीं होता, जिस पर मैं राहत की लंबी सांस छोड़ता हूँ। लेकिन अगले ही पल सोचता हूँ कि ऐसा होना तो बिल्कुल स्वाभाविक ही था। वो फीमेल डेविल हेड तो पहले से ही किसी और को पसंद करती है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आधी रात को वापस आकर मेरे साथ सोने के लिए ढूंढने लगे। जैसे ही मैं बेडरूम से बाहर निकलता हूँ तभी मैं देखता हूँ कि बुई ओल्ड मैडम फूलों को पानी दे रही होती हैं, जिस पर मैं तुरंत भागकर उनके पास पहुंच जाता हूं और कहता हूं, दादी मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूं। जिस पर बुई ओल्ड मैडम जब देखती हैं कि उनका प्यारा ग्रैंडसन इन लॉ जाग चुका है, तब उनके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा चमकने लगती है। वह बिना कुछ सोचे वाटरिंग कैन सीधे मेरे हाथ में दे देती हैं, जिसके बाद मैं पौधों को ऐसे पानी देने लगता हूं जैसे किसी पर पानी उड़ेला जा रहा हो। पूरा का पूरा पानी एक ही बार में जाकर गमले में गिर जाता है। अनथान, मत करो, वो पौधा तुम्हारे दादाजी बड़ी मुश्किल से अफ्रीका से लेकर आए थे। जिस पर मैं हैरानी से पूछता हूँ, दादी क्या हुआ, आपने क्या कहा? इस समय तक मेरे कपड़े भी पानी से पूरी तरह भीग चुके होते हैं। असल में ब्यूआई ओल्ड मास्टर उस लकी कैक्टस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उस पौधे की देखभाल भी वह हमेशा अपने हाथों से बड़े ध्यान से करते हैं और हर छोटी गलती से बचने की कोशिश करते रहते हैं। जिस पर ब्यूआई ओल्ड मैडम बेबस होकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, अंथन, ये तुम्हारे दादाजी का सबसे पसंदीदा कैक्टस है। इस तरह के पौधे को ज्यादा पानी पसंद नहीं होता, थोड़ा सा पानी ही काफी होता है, लेकिन तुमने तो आधा कैन ही इसमें उड़ेल दिया। यह सुनकर मुझे एहसास होता है कि मुझसे गलती से दादाजी का सबसे प्यारा पौधा खराब हो गया है। जिस पर मैं काफी गिल्टी फील करता हूँ और खुद ही बुई ओल्ड मास्टर के पास जाकर सिर झुकाकर अपनी गलती मान लेता हूँ। मेरी बात सुनकर ब्यूई ओल्ड मास्टर हैरानी से कहते हैं, पानी से खराब हो गया, आखिर हुआ क्या था? लेकिन अजीब बात यह होती है कि उनके चेहरे पर जरा भी दुख नहीं दिखता, बल्कि उनकी आंखों में तो उम्मीद की एक चमक सी नजर आती है। जिस पर मैं सिर हिलाते हुए कहता हूँ, माफ कर दीजिए दादाजी, मैंने सच में जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरा बेचारा सा चेहरा देखकर पूरा परिवार तुरंत मुझे दिलासा देने लगता है। कोई बात नहीं, ये तो बस एक पौधा ही है, अगर ये मर भी गया तो हम तुम्हारी दादी के फूल देख लिया करेंगे। बिल्कुल सही, आह थान, आज से मेरी सारी गार्डनिंग तुम्हारे जिम्मे है। यह देखकर मेरे मन में और भी ज्यादा पछतावा होने लगता है। इसी बीच ब्यूई लम बेडरूम से बाहर निकलती है। सीढ़ियों से नीचे आते वक्त उसे हल्का सा सुनाई देता है कि उसके हस्बैंड ने गलती से दादाजी का पसंदीदा कैक्टस खराब कर दिया है। पौधा खराब हो गया, जिस पर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह धीरे धीरे नीचे उतरती रहती है। लेकिन लिविंग रूम तक पहुंचने से पहले ही उसे घुटनों के बल गिरने की आवाज सुनाई देती है। दादाजी, 3 दिन में 9 वक्त भूखा रहना, भूख से रोना, ये सब बातें मैंने बना दी थी। बुई लाम ने मुझे जानबूझकर भूखा नहीं रखा था। जिस पर बुई ओल्ड मास्टर कहते हैं, अंथन, तुम उस लड़की का बचाव मत करो, गलती की है तो सजा मिलेगी। यह बात सुनकर बुई लम वहीं रुक जाती है। उसके मन में आता है, ये आदमी मेरी तरफदारी कर रहा है, आखिर ये नया ड्रामा क्या है? जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, सच कह रहा हूँ दादाजी, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें कैसे पता होता कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? ऊपर से उनकी अभी अभी शादी हुई है, उन्हें भी घर में एक और इंसान के जुड़ने की आदत नहीं पड़ी होगी। कल रात जब वो घर लौटी थी तब उन्होंने मेरे लिए नूडल्स भी बनाई थी, उनकी खुशबू तो कमाल की थी। और अगले ही दिन उन्होंने खास तौर पर शानदार लंच भी ऑर्डर करके घर भिजवाया था। वो खुद भी खाना बनाना जानती हैं और बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अगर वो सच में मुझे भूखा रखना चाहती तो क्या आज मेरे अंदर इतनी ताकत होती कि मैं यहाँ खड़े होकर सबकी खुशामद कर रहा होता? इसलिए कल मैंने जो बातें कही थीं वो सब कैंसिल हैं। मैंने जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर कहा था। यह सुनकर बुई लाम के होंठ अनजाने में ऊपर उठ जाते हैं। कम से कम इस आदमी को इतना तो पता है कि सही और गलत क्या होता है। जिस पर ब्यूआई ओल्ड मास्टर को भी एहसास होने लगता है कि उन्होंने कल रात अपनी ग्रैंड डॉटर को गलत समझ लिया था। आखिर उस लड़की ने एक शब्द तक सफाई नहीं दी थी और सीधे सारी गलती अपने से ले ली थी। यह सोचकर उन्हें अंदर ही अंदर गुस्सा भी आने लगता है। मैं जब उनका चेहरा देखता हूं तो समझ नहीं पाता कि वो क्या सोच रहे हैं। जिस पर मैं हिचकिचाते हुए पूछता हूं, दादाजी, तो क्या आज हम दोनों घर वापस जा सकते हैं? उसी समय ब्यूई लम भी सामने आ जाती है और साफ आवाज में कहती है, ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल जाएंगे। जिस पर ब्यूआई ओल्ड मास्टर का चेहरा तुरंत उतर जाता है। कहाँ जाओगे? ब्यूई लैम मेरी तरफ देखकर कहती है, इसके घर। इसके बाद हम ब्यूई फैमिली मैंशन से निकलकर सीधे मेरे घर पहुंच जाते हैं। दादाजी, दादी, मॉम डैड, आपका प्यारा बेटा वापस आ गया। मेरे ग्रैंडफादर को पहले ही खबर मिल चुकी होती है कि मैंने बुई फैमिली का सबसे प्यारा कैक्टस पानी में डुबो दिया है। जिस पर वह जोर जोर से हंसते हुए ताली बजाते हैं। वाह मेरे शेर, मेरे असली पोते, मुझे पहले से पता था कि बुई फैमिली को परेशान करने की जिम्मेदारी तुम्हें देना बिल्कुल सही फैसला था। तुमने अपने दादाजी को निराश नहीं किया। जिस पर मैं मुंह लटकाकर कहता हूँ, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ। यह देखकर बुई लाम दो दादाओं की ये हरकतें देखती रहती है। उसके सामने ही उसका ग्रैंडफादर मजाक का विषय बन रहा होता है, लेकिन उसे जरा भी गुस्सा नहीं आता, बल्कि मेरा पछतावे वाला चेहरा देखकर वह मुझे एक आइडिया देती है। तुम चाहो तो नया कैक्टस खरीद कर उन्हें दे सकते हो। यह सुनते ही मेरे दिमाग में बल्ब जल उठता है। सही कहा, मैं दादाजी बुई के लिए नया कैक्टस खरीद सकता हूँ।
दूसरी तरफ BUI ओल्ड मास्टर घर पर अपने मुरझाए हुए कैक्टस को देखते रहते हैं और बस उसके पूरी तरह खत्म होने का इंतजार कर रहे होते हैं। असल में उन्हें पौधों से इतना प्यार नहीं था, लेकिन उनकी वाइफ को फूल पौधे बहुत पसंद थे। वह अक्सर कहती रहती थीं कि उनके हस्बैंड बहुत बोरिंग इंसान हैं, जिस पर उन्होंने अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए विदेश से एक बेहद रेयर कैक्टस मंगवाया था, ताकि दिखा सकें कि उन्हें भी गार्डनिंग की समझ है। लेकिन सच तो यह था कि वह इस झंझट से बहुत पहले ही परेशान हो चुके थे। अब उनका प्यारा ग्रैंडसन इन लॉ आखिरकार उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिला चुका था। अगर खराब हो गया तो हो जाने दो, मैं तो खुश हूँ। शाम होते ही BUI ओल्ड मास्टर मेरे माफी वाले गिफ्ट को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि मैं उनके सामने बिल्कुल नया और पहले से भी बड़ा कैक्टस लेकर खड़ा होता हूँ, जिस पर उनका चेहरा एकदम काला पड़ जाता है और वह कुछ बोल ही नहीं पाते। वहीं मैं पूरी ईमानदारी से उनसे माफी मांगता रहता हूँ। BUI ओल्ड मैडम मुझे देखकर सोचती हैं कि ये लड़का कितना सीधा और समझदार है। BUI सर भी मेरी तारीफ करते नहीं थकते और केवल ब्यूई लाम ही बगल में खड़ी शरारती मुस्कान के साथ यह सब देखती रहती है, जिस पर BUI ओल्ड मैडम धीरे से अपने हस्बैंड को कोहनी मारती हैं और उन्हें याद दिलाती हैं कि अब बच्चों की भी थोड़ी तारीफ कर दी जाए। ओल्ड मास्टर BUI, अब तो इसे ले लीजिए, देखिए आंथन और लाम लाम ने खास आपके लिए ये नया पौधा खरीदा है। जिस पर BUI ओल्ड मास्टर का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे किसी मातम में बैठे हों। उनकी नजरें सीधे अपनी सगी पोती BUI लाम की तरफ गोली की तरह जा लगती हैं। उनके मन में तुरंत ख्याल आता है, पक्का इस लड़की ने जानबूझकर किया है। पूरे घर में सिर्फ यही एक इंसान है जिसे पता है कि मुझे पौधे पालना कितना नापसंद है। उस वक्त जब मैंने वो कैक्टस खरीदा था तब भी इसी ने मुझे उकसाया था, और अब फिर से यही अनथान को नया कैक्टस खरीद कर देने की सलाह दे रही है। 100% इसी लड़की की चाल है। जिस पर बुई लाम के होंठों पर बनी मुस्कान और भी गहरी हो जाती है। दादाजी की घूरती हुई नजरों से वह बिल्कुल नहीं घबराती, बल्कि चुपचाप सब मान भी लेती है। आखिरकार बुई ओल्ड मास्टर मजबूरी में अपने ग्रैंडसन इन लॉ का दिया हुआ कैक्टस स्वीकार कर लेते हैं और फिर से शुरुआत से पौधों की सेवा करने वाली जिंदगी में लौट जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना होती है। जिस कैक्टस को मैंने जरूरत से ज्यादा पानी दे दिया था, वह अचानक पहले से भी ज्यादा हरा भरा होकर खड़ा नजर आता है। उसमें मुरझाने का नाम तक नहीं होता, बल्कि वह पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। यह देखकर बुई ओल्ड मास्टर का चेहरा देखने लायक हो जाता है। पहले उन्हें सिर्फ एक कैक्टस संभालना पड़ता था, लेकिन अब दो दो पौधों की देखभाल करनी पड़ रही थी। इसी बीच एक दिन ब्यूई लाम का फोन अचानक बज उठता है। वह स्क्रीन पर दिख रहा नाम देखती है और अगले ही पल कॉल रिसीव कर लेती है। फोन के दूसरी तरफ से एक घबराई हुई पुरुष आवाज सुनाई देती है, लाम लाम, आंटी मैक बेहोश हो गई हैं, अभी मेडिकल रूम में है। यह सुनते ही ब्यूई लाम चौंक कर खड़ी हो जाती है। मेरी माँ को क्या हुआ? जिस पर वह तुरंत कार कीज उठाती है और तेजी से बाहर निकल जाती है। हैतान यूनिवर्सिटी के बाहर झांग नहत फैम पहले से ही गेट पर खड़ा इंतजार कर रहा होता है। बहुत जल्द बी लाम की सुपरकार आकर गेट के सामने रुकती है, जिस पर झांग नहत फैम आगे बढ़कर पैसेंजर डोर खोल देता है और अंदर बैठ जाता है। बैठते ही वह जानबूझकर कार विंडो नीचे कर देता है। इस समय यूनिवर्सिटी गेट के बाहर मौजूद कई स्टूडेंट्स उत्सुकता से उनकी तरफ देख रहे होते हैं, जिस पर झांग नहत फैम अपने चेहरे के भाव थोड़ा संभालता है ताकि वह और भी ज्यादा जेंटल और चार्मिंग मेल लीड जैसा दिखाई दे। उसके चेहरे पर शालीनता के साथ साथ गहरी ग्लानि भी साफ नजर आती है। असल में डीन मार्क पिछले काफी समय से बहुत बिजी थीं, जिसकी वजह से उनकी रिसर्च प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस काफी समय से रुकी हुई थी। आज ही नई केमिकल्स की शिपमेंट पहुंची थी, जिस पर डीन मार्क और झांग नहत फैम अगली रिसर्च स्टेज की तैयारी के लिए लैब में पहुंचे थे। असल में वो काम झांग नहत फैम को करना था, लेकिन डीन मैक ने उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए भेज दिया था, जिसकी वजह से उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे डीन मैक लैब में बेहोश हो जाएंगी। बीलाम की माँ इस समय है तन्हा यूनिवर्सिटी के एक ब्रांच इंस्टीट्यूट की डीन थी। वहीं जांग नहत फैम उनका सबसे पसंदीदा स्टूडेंट था। ग्रेजुएशन के बाद भी उसे यूनिवर्सिटी में रोक लिया गया था ताकि वह रिसर्च प्रोजेक्ट्स में उनकी मदद करता रहे। मेडिकल रूम पहुंचने पर वे देखते हैं कि डीन मैक के आसपास कोई नहीं है, लेकिन उन्हें पहले ही ड्रिप लगा दी गई होती है। लाम लाम, तुम यहाँ कैसे आ गई? जिस पर डीन मैक अपनी बेटी को देखकर हैरान हो जाती हैं। फिर उनकी नजर पीछे खड़े जांग नहट फार्म पर पड़ती है। नट फार्म, क्या तुमने लाम लाम को फोन किया था? जिसके जवाब में जांग नहट फार्म तुरंत कहता है, आंटी मैक, मुझे माफ कर दीजिए, जब आप बेहोश हुई थीं तब मैं बहुत घबरा गया था, इसलिए मैंने लाम लाम को फोन कर दिया। जिस पर बुई लाम जल्दी से एक चेयर खींचकर बेड के पास बैठ जाती है। माँ, आपको अचानक क्या हो गया था? डीन मैक हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, कुछ नहीं हुआ, हाल ही में प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की कमी चल रही है। ऑपरेशन के दौरान मुझसे थोड़ी लापरवाही हो गई और मैंने कुछ केमिकल वेपर्स सांस के साथ अंदर ले लिए, बस हल्का सा पॉइजनिंग इफेक्ट हुआ है। यह सुनकर बी लाम तुरंत डॉक्टर्स के पास जाकर पूरी रिपोर्ट और कंडीशन के बारे में जानकारी लेती है। जिस पर जांग नहत फैम भी चिंता जताते हुए कहता है, लैम लैम, क्यों ना आंटी को किसी बड़े हॉस्पिटल में फुल चेकअप के लिए ले जाया जाए? बेहोश होना कोई छोटी बात नहीं होती। दोपहर तक डीन मार्क की हालत काफी बेहतर हो जाती है।
जिस पर ब्यूई लाम उन्हें सीधे बड़े हॉस्पिटल ले जाती है। दोनों माँ बेटी देर रात तक जांच करवाती रहती हैं और रात काफी होने के बाद घर लौटती हैं। वापसी के रास्ते में ब्यूई लाम खुद जांग नहट फार्म को उसके घर छोड़ने जाती है, जिस पर जांग नहट फार्म के पिता बड़े उत्साह से कहते हैं, बेटा अंदर आकर एक कप पानी तो पी लो। वहीं जांग नहट फार्म भी उम्मीद भरी नजरों से ब्यूई लाम की तरफ देखने लगता है, लेकिन ब्यूई लाम विनम्रता से मना कर देती है, नहीं अंकल, आज मुझे नहट फार्म का बहुत धन्यवाद करना है। कभी समय मिला तो मैं जरूर आपके साथ बैठकर चाय पीऊंगी, लेकिन आज मुझे वापस जाना होगा। यह सुनकर जांग नहत फैम अभी भी उसे रोकना चाहता है। तभी पीछे वाली सीट का विंडो धीरे धीरे नीचे आता है, जिस पर डीन मार्क मुस्कुराकर कहती हैं, आज काफी देर हो चुकी है, अगर अभी हम अंदर गए तो फैमिली को भी परेशानी होगी, किसी और दिन आराम से मिलेंगे। यह सुनते ही जांग नहत फैम जल्दी से अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है। डैड, आज आंटी की तबीयत भी ठीक नहीं है, हम लोग अभी हॉस्पिटल से लौटे हैं, आज रहने दीजिए, अगली बार जरूर आएंगी। इसके बाद बुई लाम कार स्टार्ट करती है और सीधे बुई फैमिली एस्टेट की तरफ निकल जाती है। पीछे की सीट पर बैठी डीन मार्क अभी भी थोड़ा चक्कर महसूस कर रही होती हैं, जिस पर वह अचानक पूछती हैं, तुम इतनी देर बाहर रही तो अन्य थान ने घर पर खाना कैसे खाया होगा? जिसके जवाब में बुई लाम ठंडे स्वर में कहती है, उसके हाथ पैर सलामत हैं, भूखा होगा तो खुद ही कुछ ढूंढकर खा लिया होगा। यह सुनकर डीन मार्क अपनी बेटी को बेबसी से देखती हैं, तुम भी ना, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए नाथ फैम के साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया करो। जिस पर बी लाम हल्का सा भौहें सिकोड़ती है। उसे ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वह शांत आवाज में जवाब देती है, जी माँ, मुझे याद रहेगा। रात के ठीक 10 बजे बुई लाम आखिरकार थू न्यूएट पैविलियन लौटती है। उधर मैं रेफ्रिजरेटर के सामने खड़ा गुस्से में उबल रहा होता हूँ। जैसे ही वह अंदर आती है मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, आज इतनी देर से क्यों लौटी हो? लेकिन ब्यूई लाम मुझे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। वह जूते बदलती है और सीधे ऊपर जाने लगती है, जिस पर मैं तुरंत उसके पीछे पीछे भागता हूँ। फिर उसके करीब पहुंचकर धीरे से पूछता हूँ, आज चुपके चुपके किस आदमी से मिलने गई थी? यह सुनकर ब्यूई लाम अचानक रुक जाती है और मुड़कर मेरी तरफ देखती है, जिस पर मैं अपना चेहरा उसके बेहद करीब ले जाकर सूंघने लगता हूँ। ब्यूई लाम बस चुपचाप मेरी हरकतें देखती रहती है। एक ऐसी लड़की जो क्लीनलीनेस को लेकर पागल है, वह भी मुझे धक्का नहीं देती। जिस पर मैं दोबारा उसकी तरफ झुककर गहरी सांस लेता हूँ। पक्का तुम किसी आदमी से मिलकर आई हो, तुम्हारे ऊपर पाइन वुड परफ्यूम की स्मेल आ रही है। यही परफ्यूम मेरा बड़ा भाई भी इस्तेमाल करता है, लेकिन वो तो शहर में ही नहीं है। तो बताओ फीमेल डेविल हेड किस रखेल हीरो से मिलने गई थी? यह सुनकर बुई लाम तिरस्कार भरी नजरों से मुझे देखती है। अगर मैं किसी आदमी से मिलने गई भी थी तो उससे तुम्हें क्या? इतना कहकर वह मुड़ती है और सीधे ऊपर जाने लगती है, जिस पर मैं भी नाक सिकोड़कर उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ। और देखते ही देखते हम दोनों दूसरी मंजिल के कॉरिडोर तक पहुंच जाते हैं। बुई लाम आगे तीसरी मंजिल की तरफ जाने वाली होती है, लेकिन जब वह देखती है कि मैं भी उसके पीछे पीछे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तब वह अचानक रुक जाती है और घूर कर मेरी तरफ देखने लगती है, जिस पर मैं भी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता हूं। फिर बुई लाम अपनी ठुड्डी से इशारा करके मेरे खुले हुए बेडरूम डोर की तरफ दिखाती है, जिस पर मैं भी बेवकूफों की तरह पीछे मुड़कर देखने लगता हूँ। तभी मुझे याद आता है कि मेरा कमरा तो यहीं है। यह देखकर ब्यूई लाम पूरी तरह स्पीचलेस हो जाती है और फिर आराम से ऊपर अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है। वहीं मैं अपने कमरे में लौटकर सीधे बेड पर फैल जाता हूँ और ग्रैंडफादर को कॉल लगा देता हूँ। दादाजी, मैंने जो काम आपको दिया था उसका क्या हुआ? पहले ही बता देता हूँ, अगर आपने मुझे फॉरेन स्टडी के लिए बाहर भेजने का इंतजाम नहीं किया तो मैं अभी जाकर बुई लाम के साथ मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ दूंगा और आपके सारे शर्मनाक राज भी ओल्ड मास्टर बुई को बता दूंगा, ताकि वो पूरे शहर में आपका मजाक उड़ाएं। यह सुनकर उधर से घबराई हुई आवाज आती है, अरे मेरे प्यारे पोते, जरा शांत हो जाओ, बाहर भेजने की सारी प्रोसेस चल रही है बेटा। जिस पर मैं आधा मजाक और आधी धमकी देते हुए कहता हूँ, कुल मिलाकर आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, समय रहते सब ठीक कर दीजिए, वरना मैं दादी को आपके सीक्रेट मनी फंड का ठिकाना बता दूंगा। उसी समय ओल्ड मैडम शन पास में बैठी हुई सारी बातें सुन रही होती हैं, जिस पर वह तुरंत अपने हस्बैंड का कान पकड़ लेती हैं। अच्छा जी, तो आप मुझसे छिपाकर सीक्रेट फंड भी रखते हैं? यह सुनते ही ग्रैंडफादर का चेहरा उतर जाता है। वह हंसते हुए सफाई देने लगते हैं, अरे नहीं नहीं, तुम मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अपने पोते को डराने की कोशिश कर रहा था। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने तुमसे छिपाकर कोई सीक्रेट फंड नहीं बनाया। हालात बिगड़ते देख मैं तुरंत कॉल काट देता हूँ। कुछ देर बाद ग्रैंडफादर की कॉल्स लगातार आने लगती हैं, लेकिन अब मुझे लाख रुपए भी मिल जाएं तब भी मैं फोन उठाने की हिम्मत नहीं करता। अगले दिन जांग नहत फैम बड़ी बेशर्मी से ब्यूई फैमिली मैंशन में डीन मैक की तबीयत पूछने पहुंच जाता है। आज लाम लाम दिखाई नहीं दे रही हैं। असल में मदर ब्यूई को पहले से पता था कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। जांग फैमिली और ब्यूई फैमिली बिजनेस पार्टनर थे। कुछ समय पहले जांग नहत फैम ने रिसर्च स्टूडेंट बनने की रिक्वेस्ट की थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसे अपने साथ रिसर्च टीम में रख लिया था। पहले वह उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन अब लाम लाम शादीशुदा थी। अगर दोनों का नाम लगातार साथ जुड़ता रहा तो बेवजह बातें बनने लगती, जिस पर मदर बुई तुरंत अपनी बेटी को कॉल करती हैं, लैम लैम, आज दोपहर घर आकर लंच कर लेना और अनमन्य थान को भी साथ लेकर आना। घर
पर गेस्ट आए हुए हैं। उधर उसी दिन जैसे ही मैं बुई लैम की कार से उतरता हूँ, मेरी नजर सबसे पहले उस कैक्टस पर पड़ती है जो मैंने गिफ्ट किया था। इस समय वह कोर्टयार्ड के एक कोने में रखा हुआ पहले से भी ज्यादा हरा भरा दिखाई दे रहा होता है। यह देखकर मैं खुशी से उछल पड़ता हूँ, जिस पर मैं बुई लाम का हाथ पकड़कर उसे अपनी उपलब्धि दिखाने ले जाता हूँ। इधर घर के अंदर बैठे झांग नहत फैम की आंखें गेट के बाहर कार रुकने की आवाज सुनकर चमक उठती हैं, लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि बाहर से एक पुरुष आवाज सुनाई देती है। ब्यूई लाम, जल्दी आकर देखो, दादाजी की प्लांट ग्रोइंग स्किल तो कमाल की है, चलो उनके लिए एक और कैक्टस खरीदते हैं। यह सुनते ही अंदर बैठे ओल्ड मास्टर बुई की आंखें लगभग बाहर निकल आती हैं। नहीं, उधर बुईलाम तुरंत मेरी आस्तीन पकड़ लेती है। एक ही काफी है, अगर ज्यादा खरीद लिए तो दादाजी संभाल नहीं पाएंगे। यह सुनकर ओल्ड मास्टर बुई राहत की लंबी सांस लेते हैं। कम से कम उनकी पोती में अभी थोड़ी बहुत फिलायल पाइटी बाकी थी, लेकिन मैं फिर भी उलझन में पड़ जाता हूँ। लेकिन दादाजी तो प्लांट केयर में बहुत एक्सपर्ट हैं। उधर लिविंग रूम में बैठे ओल्ड मास्टर बुई मन ही मन अपने पूर्वजों से प्रार्थना करने लगते हैं। हे पूर्वजों, कृपा करके इसे दोबारा प्लांट खरीदने का आइडिया मत देना, बिल्कुल मत देना। इसके बाद जैसे ही मैं लिविंग रूम में कदम रखता हूँ, मेरी नजर एक अनजान आदमी पर पड़ती है, जिस पर मैं रुक जाता हूँ। ये जनाब कौन है? मैं बगल में खड़ी बुई लाम की तरफ देखता हूँ और उसके परिचय का इंतजार करने लगता हूँ। उधर झांग नहत फैम जल्दी से खड़ा हो जाता है। वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर दबे हुए स्वर में पूछता है, लाम लाम, तुम आ गई? ये कौन है? उसका लहजा ऐसा था जैसे वह घर का मालिक हो और मैं कोई बाहर का इंसान। सच कहूं तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह चाहे जितना ड्रामा करे, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन ग्रैंडमदर ब्यूई और मदर ब्यूई को उसकी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिस पर ग्रैंडमदर ब्यूई बड़ी शालीनता से खड़ी होती हैं। अंथन, तुम आ गए, जल्दी इधर आकर दादी के पास बैठो। अभी तुम दोनों दादाजी के लिए नया प्लांट खरीदने की बात कर रहे थे ना? तुम दोनों न्यूली मैरिड कपल हो, अपने छोटे से घर परिवार का ख्याल रखो बस। हर समय हमारे लिए चीजें खरीदने की क्या जरूरत है? जैसे ही न्यूली मैरिड कपल वाले शब्द हवा में गूंजते हैं, वैसे ही जांग नहत फैम के सिर पर बिजली गिर जाती है। उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है। उसकी शानदार एक्सप्रेशन मैनेजमेंट भी इस समय पूरी तरह टूट जाती है। उसका चेहरा पल भर में अंधेरा पड़ जाता है। बुईलम शादीशुदा है। वह अविश्वास से मुझे घूरता रहता है। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर क्यों? कब? ये आदमी आखिर है कौन? वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल बेखबर बैठा रहता हूँ। मुझे तो ये तक नहीं पता होता कि मैं किसी का लव राइवल बन चुका हूँ, जिस पर मैं आराम से जाकर ग्रैंडमदर बुई के पास बैठ जाता हूँ और खुशी खुशी सिर हिलाता हूँ। जी बिल्कुल, दादाजी की गार्डनिंग स्किल तो अमेजिंग है। दुख की बात बस इतनी है कि ब्यूई लाम मुझे दूसरा प्लांट खरीदने ही नहीं देती। उन्हें दादाजी की बिल्कुल चिंता नहीं है। यह सुनते ही ग्रैंडमदर ब्यूई जोर जोर से हंस पड़ती हैं। वह महिला जो हमेशा शालीन मुस्कान के लिए मशहूर थी, इस समय खुलकर हंस रही होती है। ओल्ड मास्टर बुई, सुना आपने? आपके प्यारे ग्रैंडसन इन लॉ ने लम लम को अनफाइल कह दिया है, जिस पर मदर बुई भी हंसते हुए अपनी बेटी को छेड़ती हैं। देखा, अब तो तुम्हारे हस्बैंड भी शिकायत कर रहे हैं। आगे से थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। वहीं ब्यूलम सिर्फ हल्की सी मुस्कान देती है और आराम से जाकर सिंगल सोफा पर बैठ जाती है। इसके बाद मदर ब्यूई मेरी तरफ मुड़ती हैं और मेरे कंधे पर हाथ रखती हैं। ओह हाँ अंथन, मैं तुम्हारा परिचय करा दूं? ये जांग ग्रुप के यंग मास्टर हैं और मेरे सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स में से एक। इनका नाम जांग नहत फैम है। इस सीन में मार्क फुनन बड़े गर्व से ट्रुओंग नहत फार्म की तरफ देखकर कहती हैं कि इस सीनियर की एकेडमिक अचीवमेंट्स तो सच में कमाल की हैं, जिस पर वह बड़े कैजुअली नहत फार्म को अपने कीमती दामाद से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। फिर वह कहती हैं, नहत फार्म और ये थाम थान है, ये लाम लाम के हस्बैंड हैं, जिस पर मैं खुद आगे बढ़कर उससे हैंडशेक करने के लिए हेलो कहता हूँ। लेकिन ट्रुओंग नहत फार्म का पूरा शरीर जैसे अचानक स्टिफ हो जाता है। मैं दोस्ती के तौर पर अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन वह उसका कोई जवाब नहीं देता। फिर कुछ पल बाद खुद को संभालते हुए कहता है, को मार्क, मुझे अचानक याद आया कि मेरा एक जरूरी काम है, मैं पहले निकलता हूँ। जिस पर मार्क फुनन उसे रोकते हुए कहती हैं, नत फार्म, क्या तुम खाना खाए बिना ही जा रहे हो? यह सुनकर ट्रुंग नत फार्म उम्मीद भरी नजरों से बीलम को देखता है। उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि वह उसके लिए कितनी फीलिंग्स रखता है, लेकिन बीलम एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखती। जिसके बाद वह सीधे उसके पास से गुजरता है और बिना पीछे मुड़े बाहर निकल जाता है। यह देखकर मैं मन ही मन होंठ सिकोड़ता हूँ। अगर उस आदमी की सहन शक्ति थोड़ी और मजबूत होती तो शायद वह आसानी से लोगों की सिंपैथी भी हासिल कर लेता, लेकिन इस तरह गुस्से में निकल जाने से तो कोई भी समझ जाएगा कि उसे मैंने ही इरिटेट किया है। ऊपर से वह मुझे ही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि मैं तो पूरी तरह इनोसेंट हूँ। जो भी बाहर से देखता उसे यही लगता कि मैं अपनी वाइफ से बुरी तरह प्यार करने वाला हस्बैंड हूँ, जो लगातार बीलीम को देख रहा है। बल्कि मेरी नजरें तो ऐसी लग रही थीं जैसे मैं सबको बता रहा हूँ बीलीम कोई हार्टलेस वुमन है, जिस पर बीलीम कुछ नहीं कहती और बस सबको खाना खाने के लिए बुला लेती है। इसके बाद खाने की टेबल पर मुझे पता चलता है कि कल मेरी मदर इन लॉ बेहोश हो गई थी, जिस पर मैं तुरंत पूछता हूँ, माँ
आप कल बेहोश हो गई थी, वह मुस्कुराते हुए कहती हैं। अनहथान, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुरंत मना कर देता हूँ, नहीं, फिर भी ब्लड टेस्ट करवाना होगा, सीटी स्कैन भी करवाना होगा। माँ, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी अपनी माँ को फोन करके सब अरेंज करवाता हूँ। जिस पर वह फिर समझाने की कोशिश करती हैं। अनथान, सच में मुझे कुछ नहीं हुआ, कल सारे टेस्ट्स हो चुके हैं। लेकिन यह सुनकर भी मुझे चैन नहीं पड़ता और मैं तुरंत अपनी माँ को फोन कर देता हूँ। इसके बाद दोपहर में मैं अपनी मदर इन लॉ को लेकर सीधा अपनी माँ के ऑफिस पहुंच जाता हूँ। दूसरी तरफ ट्रुओंग नहत फार्म पूरी तरह खोया हुआ अपने घर लौटता है। वह अब तक समझ नहीं पा रहा होता कि बी लीम ने अचानक शादी कैसे कर ली। जिस पर कोई हैरानी से कहता है, बी लीम शादी कर चुकी है? फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है, लेकिन बी फैमिली और थाम फैमिली तो दुश्मन नहीं थे क्या? जिसके जवाब में कोई और कहता है, पहले भी लोगों ने कहा था कि दोनों फैमिलीज शादी के रिश्ते में जुड़ने वाली हैं, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया था। इसके बाद वहां हंसी गूंजने लगती है, क्योंकि दोनों फैमिलीज कई दशकों से एक दूसरे के खिलाफ थीं। ऐसे में कोई कैसे मान ले कि वे एक मुस्कान के साथ सारी दुश्मनी खत्म कर देंगे और ऊपर से रिश्तेदार भी बन जाएंगे। फिर सीन बदलता है और मैं बी लीम के साथ थू न्यूएत ताई वापस लौट रहा होता हूँ। रास्ते में अचानक मैं बोल पड़ता हूँ, कल तुम्हारे शरीर पर जो पाइनवुड की खुशबू थी वह ट्रुओंग नहात फार्म की थी। मैंने पहचान लिया था। अब समझ आया कि आज उसकी आंखों में सिर्फ तुम ही क्यों दिखाई दे रही थी। जिस पर बुइलम मुझे एक तिरछी नजर से देखती है और कहती है, कल माँ लेबोरेटरी में बेहोश हो गई थी, उसी ने मुझे फोन करके खबर दी थी। यह सुनकर मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, जरा सुनो तो सही, तुम क्या कह रही हो? उसकी नजरें तो तुम्हारे ऊपर चिपकने वाली थीं और तुम अभी भी उसे डिफेंड कर रही हो? वह तुम्हारे पीछे इतना पागल है कि कोई भी गलतफहमी पाल सकता है। जिस पर BUILAM ठंडे स्वर में सिर्फ एक बात कहती है, चुप रहो। यह सुनकर मैं गुस्से में कार सीट से टिक जाता हूँ। मेरे अंदर जैसे गुस्से की गांठें बनने लगती हैं। जितना ज्यादा सोचता हूँ उतना ही ज्यादा बेचैन फील करता हूँ। आखिरकार मैं फैसला करता हूँ कि अपने किसी आदमी से इस मामले की जांच करवानी ही पड़ेगी, तभी मुझे यकीन होगा कि उस वुमन की बातें सच हैं। इसके बाद अगले दिन मैं अपना फोन निकालता हूँ और अपने पुराने बेस्ट फ्रेंड का नंबर डायल कर देता हूँ, जिससे काफी समय से बात नहीं हुई थी। उधर डंग ची डुएंग अभी भी बिस्तर पर आधी नींद में पड़ा होता है। वह नंबर देखे बिना ही कॉल उठा लेता है। हेलो, घर बेच रहे हो या गाड़ी? मैं इंश्योरेंस नहीं खरीदता, और अगर ऑनलाइन स्कैमर हो तो भी आ जाओ। डंग ची डुएंग तुम्हारे साथ थोड़ी गॉसिप करने के मूड में है। लेकिन अगले ही पल उसकी नींद पूरी तरह उड़ जाती है। वह कंबल फेंक कर सीधे बिस्तर से उछल पड़ता है। मेंथन, तू वापस देश आ गया? जिस पर मैं जवाब देता हूँ, 1 महीने पहले ही लौट आया था, रुक मैं अभी आता हूँ। इसके बाद थोड़ी देर में हैंडसम, स्टाइलिश और हमेशा केयर फ्री रहने वाला डंग ची डुएंग मेरे सामने आकर बैठ जाता है। वह सामने रखी मेरी आइसिड कॉफी उठाकर एक घूंट पी लेता है और पूछता है, मुझे क्यों बुलाया है? जिस पर मैं तुरंत कप वापस छीन लेता हूँ। फिर वह पूछता है, तू वापस देश क्यों आया? हम दोनों की दोस्ती 10 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। जब मुझे फैमिली ने जबरदस्ती विदेश पढ़ने भेजा था, तब सबसे ज्यादा विरोध करने वाला इंसान यही था। उस समय डंग ची डुएंग तो मेरे साथ विदेश जाने की जिद तक करने लगा था, लेकिन मैंने उसे जमकर डांट दिया था। ची डुओंग, तू बेवकूफ है क्या? एंट्रेंस एग्जाम तू 20 से ज्यादा बार फेल हो चुका है, अब स्ट्रगल करना बंद कर। यह सुनकर उसने तुरंत जवाब दिया था, मैं पढ़ते पढ़ते गंजा होने वाला हूँ और तू मुझे बेवकूफ बोल रहा है? इसके बाद वह देश में ही यूनिवर्सिटी चला गया, जबकि मुझे फैमिली ने अकेले विदेश भेज दिया। लेकिन जैसे ही मैं बाहर गया, उसके कुछ समय बाद वह भी मेरे पास पहुंच गया। जब मैं वहां की लाइफ में पूरी तरह एडजस्ट हो गया और उसे भी माहौल की आदत हो गई, तब जाकर वह वापस देश लौटा। फिर वह मेरी तरफ देखकर पूछता है, तो बता क्या काम है? जिस पर मैं कहता हूँ, मुझे एक काम में तेरी मदद चाहिए। यह सुनकर वह तुरंत पूछता है, क्या ये काम बुइलाम से जुड़ा है? फिर वह ऐसे हंसता है जैसे कोई दुनिया का सबसे मजेदार जोक सुन लिया हो। अगर मामला बुइलाम का है और तू मेरी मदद मांग रहा है, तो तू मुझे जरूरत से ज्यादा केपेबल समझ रहा है। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, अब मुझे तमथिए गिया ना हो थाम मत बुला। जिस पर वह हैरानी से पूछता है, तो फिर क्या बुलाऊं? मैं गर्व से जवाब देता हूँ, अब मुझे बी परिवार का सन इन लॉ कहकर। आखिर मैं उनका दामाद हूँ। यह सुनकर डंग ची डुएंग तुरंत बोल पड़ता है, तू सपने में भी बी परिवार का दामाद नहीं बन सकता। जिस पर मैं उसे ध्यान से देखता हूँ और कहता हूँ, अभी तो पूछ रहा था ना कि मैं वापस देश क्यों आया। फिर मैं उसके सामने कॉफी का कप रख देता हूँ, पहले एक घूंट पी ले, कहीं शौक से बेहोश ना हो जाए। जिस पर वह कॉफी का एक घूंट पीता है और उसी समय मैं कहता हूँ, मैं वापस शादी करने आया हूँ। यह सुनते ही डंग ची डुएंग के मुंह की कॉफी सीधे बाहर निकल जाती है और जमीन पर फैल जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि यह अभी भी काफी नहीं है, इसलिए मैं उसके करीब जाकर धीरे से कहता हूँ, गैस कर मैंने किससे शादी की है? जिस पर डंग ची डुएंग आंखें फाड़कर मुझे देखने लगता है। फिर मैं उसके कान के पास झुककर एक नाम बोलता हूँ, ब्यूइलाम। यह सुनते ही वह पूरी तरह पत्थर का बन जाता है, क्योंकि हाइथन में बुइलम किसी क्वीन से कम नहीं मानी जाती थी। बुइलम तो न जाने कितने लोगों की ड्रीम गॉडेस थी। ऊपर से हमारी फैमिली और बुई फैमिली तो सालों से दुश्मन थी।
इसलिए डोंगची जुंग पूरे यकीन के साथ कहता है, बुइलम किसी से भी शादी कर ले, लेकिन तेरी बारी तो कभी नहीं आने वाली। जिस पर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, मुझे पता था तू यकीन नहीं करेगा। इसके बाद मैं अपनी मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर उसकी तरफ फेंक देता हूँ, जिस पर वह उसे उठाकर देखता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये पुल के नीचे कितने पैसे में बनवाया। यह सुनकर मैं बिना कुछ बोले अपना फोन निकालता हूँ, एक नंबर डायल करता हूँ और स्पीकर ऑन कर देता हूँ। उधर बीली यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रही होती है। जैसे ही वह मेरा नंबर देखती है, वह बाकी प्रोफेसर्स को अंदर जाने का इशारा करती है और खुद कॉल उठा लेती है। हेलो। जिस पर मैं बड़े आराम से कहता हूँ, अरे खाना अभी तक घर नहीं पहुंचा, तुम सच में BUILAM हो भी या नहीं। मेरी बेहद कैजुअल आवाज सुनकर BUILAM कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाती है। फिर वह कहती है, थाम थाम, अब तुम कौन सा नया ड्रामा करने वाले हो। जिस पर मैं हंसते हुए जवाब देता हूँ, कुछ नहीं, बाय वाइफ डियर। और इतना कहकर मैं तुरंत कॉल काट देता हूँ। इसके बाद मैं सामने बैठे डंग ची डुएंग की तरफ देखता हूँ। अब यकीन आया। जिस पर वह मशीन की तरह सिर हिलाता है। धत तेरे की, तू सच में इतना बड़ा खेल कर गया। वो भी UILAM है यार, इंटरनेशनल लेवल की सेलिब्रिटी जैसी रेप्यूटेशन है उसकी। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, तो अब मेरी मदद करेगा। जिस पर हम दोनों सिर जोड़कर बैठ जाते हैं। फिर मैं उसके कान में धीरे से कुछ कहता हूँ। यह सुनते ही वह लगभग कुर्सी से उछल पड़ता है। क्या तुम दोनों की अभी अभी शादी हुई है और तू मुझे उसकी पुरानी सोशल सर्कल और पास्ट रिलेशनशिप्स की जांच करने भेज रहा है। इसके बाद शाम को जब मैं घर लौटता हूँ तो देखता हूँ कि बीलीम पहले से ही सोफा पर बैठी मेरा इंतजार कर रही है। जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, वह सीधे पूछती है, सुबह वाली कॉल का मतलब क्या था। जिस पर मैं बिल्कुल मासूम चेहरा बनाकर कहता हूँ, कुछ खास नहीं, बस एक नंबर सेव नहीं था तो चेक कर रहा था कि वो तुम्हारा ही नंबर है या नहीं। ये सुनकर बीलीम भौहें चढ़ाती है। मेरी आवाज सुनने के बाद भी कंफर्म नहीं हुआ, ऊपर से वाइफ डियर भी बुलाना जरूरी था। फिर वह मुझे ध्यान से देखते हुए पूछती है, आज किसी ने तुम्हें परेशान किया है क्या। मेरी आइडेंटिटी बोरो करके किसी को दिखाना चाहते थे। जिस पर मैं पानी का घूंट पीकर जवाब देता हूँ, क्या मैं तुम्हें इतना कमजोर दिखता हूँ कि कोई मुझे बली कर ले। बुइलम मुझे ऊपर से नीचे तक देखती है। हाँ। यह सुनकर मैं ठंडी सांस छोड़ता हूँ और उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता हूँ। फिर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक थोड़ा झुककर उसकी तरफ सूंघता हूँ, क्योंकि पहले वाली बात को लेकर मेरे मन में अभी भी शक था, लेकिन इस बार मुझे कुछ भी अलग महसूस नहीं होता। जिस पर मैं वापस मुड़कर अपने कमरे में चला जाता हूँ। फिर शाम ढलने लगती है और मुझे भूख लगने लगती है। मैं बाहर निकलकर किचन की तरफ देखता हूँ, लेकिन BUILAM अभी तक खाना नहीं बना रही होती। जिस पर मैं वापस कमरे में लौट जाता हूँ। आधे घंटे बाद फिर बाहर आता हूँ, लेकिन हालत वही रहती है। फिर मैं वापस चला जाता हूँ। तीसरी बार बाहर निकलते ही मैं बोल पड़ता हूँ, बुइलाम खाना बना लो, मुझे भूख लग रही है। लेकिन वह सिर तक नहीं उठाती। इसके बजाय वह कहती है, सुबह वाली कॉल का मतलब साफ साफ बताओ, तभी खाना मिलेगा। यह सुनकर मैं हैरान रह जाता हूँ। तुम बीमार हो क्या। फिर मैं फ्रिज खोलता हूँ, एक खीरा उठाता हूँ और खाते हुए वापस चला जाता हूँ। आधे घंटे बाद आखिरकार मैं सोफा पर बैठ जाता हूँ और उस महिला का सामना करता हूँ जिसके हाथ में मेरे पेट की किस्मत होती है। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिला था। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी तुमसे हुई है, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। जिस पर बीलीम धीमे स्वर में पूछती है, शेखी बघार रहे थे लगभग। फिर वह पूछती है, मुझसे शादी करके तुम इतने खुश हो। यह सुनकर मैं तुरंत जवाब देता हूँ, खुश बिल्कुल नहीं। अगर खुश नहीं होता तो भला शो ऑफ किस बात का करता। इसके बाद मैं हाथ फैलाकर कहता हूँ, जो सच था वो बता दिया, अब तुम्हें यकीन करना है या नहीं वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन पहले ये बताओ खाना बनाओगी या नहीं। फिर मैं धमकी देता हूँ, अगर नहीं बनाया तो मैं ग्रैंडफादर से शिकायत कर दूंगा कि तुम मुझे भूखा रखती हो। उधर उसी दोपहर डंग ची डुएंग मेरी सोशल हिस्ट्री की जांच कर रहा होता है, खासकर मेरे पुराने रोमांस रूमर्स की। जिस पर बी लाम मुझे थोड़ी गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ देखती है। उसे अभी अभी पता चला था कि डंग ची डुएंग मेरे कई साल पुराने बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है। यह सुनकर मैं पूरी तरह चुप हो जाता हूँ, क्योंकि इस समय मेरी खामोशी ही मेरी आखिरी डिग्निटी होती है। फिर मैं धीरे से कहता हूँ, मुझे टोमेटो एग नूडल्स खाने हैं। जिस पर बीलीम जवाब देती है, आज रात पोटैटो स्टिर फ्राई बनेगा। मैं तुरंत मुंह बनाता हूँ, ठीक है तो जाओ और बना लो, या फिर चाहती हो कि मैं किचन उड़ाकर रख दूं। कुछ देर बाद खाने की टेबल पर सिर्फ आलू ही आलू दिखाई देते हैं। डाइस्ड पोटैटो, स्लाइस्ड पोटैटो, शेड्रेड पोटैटो, चंक पोटैटो। पूरा टेबल जैसे पोटैटो फेस्टिवल में बदल गया था। जिस पर मैं हंसते हुए कहता हूँ, प्यूलाम तुम्हें डर नहीं लगता कि पोटैटो किंगडम वाले तुम्हारे खिलाफ रिवेंज लेने आ जाएंगे। वह बिल्कुल शांत स्वर में जवाब देती है, नहीं। असल में बीलीम बहुत कम किचन में जाती थी और जब भी जाती सिर्फ अपने लिए खाना बनाती थी। उसका रूटीन हमेशा फिक्स्ड रहता था, हर मोमेंट एलिगेंट होता था। वह शायद ही कभी किसी आदमी के साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाती थी, लेकिन आज उसने पूरे टेबल पर पोटैटो फीस्ट सजा रखा था। उसे शायद लग रहा था कि मैं 2 कौर खाकर हार मान जाऊंगा, लेकिन अगले ही पल मैं पूरी स्पीड से खाना शुरू कर देता हूँ। वाह, ये खट्टा वाला कमाल है और ये स्पाइसी वाला तो गजब है। सीरियसली बीलाम तुम तो जीनियस निकली। जिस पर मैं बोल लेकर खड़ा हो जाता हूँ। बुइलम को लगता है कि मैं खाना खत्म करके जा रहा हूँ, लेकिन अगले ही पल मैं बोल उठाकर सीधे लिविंग रूम में चला जाता हूँ, टीवी चालू करता हूँ और खाते खाते देखने लगता हूँ।